कही बात, ये बात तो सही है कि अल्लाह ने मर्दों को कोई सुपीरियर नहीं बनाया है। लेकिन जो वो जो आयत है सूरह बकरा की रिजाली अलैहिन्ना दर्जा, तो उसको लोग लेते हैं। तो उसमें आपकी क्या राय है? उनको बोले सीरा पढ़े, और उनको बोले जो, इनफैक्ट मैं उसी के लिए तो एक कोर्स आपके साथ कर रहा हूँ। जी आपकी जो 27 मैं सहाबियात को पढ़ाने वाला हूँ, उनकी प्रोफाइलिंग सिखाने वाला हूँ। उसके बाद तो जी कोई जी। कसर ही नहीं रह जाएगी। आपको पता चलेगा उन 27 सहाबियात ने ऐसे ऐसे रोल्स निभाए जो मर्दों ने भी नहीं निभाए। और बिल्कुल ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हमारे माशरे में जो सो कॉल्ड सिर्फ मर्दों के स्पेसिफिक रोल्स है ना, उनसे 10 गुना आगे औरतें बढ़ी है, सहाबियात बढ़ी है। वही तो जी काम है इस जी। कोर्स में। उसी के लिए तो आपको ट्रेन करना है, उसी की इलोक्वेंस और आर्ग्यूमेंट्स आपको दिलाने हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो ये सर सिस्टर मेरा आपने क्वेश्चन। अभी आपने जो अभी आया बोली थी ना, ये इसको बताइएगा, इसका रेफरेंस दीजिएगा, कौन रुके सा रुके है? जरा, रुके रुके। मामूना जी पूछे आप सवाल। सर एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, पूछ सकती हूँ? किस टॉपिक पे? और जैसे सर वो जैसे कि साहिल साहब ने बोला था ना कि ये जो आजकल तज़किया नफ्स का ट्रेंड चल रहा है और हर बात पे तज़किया कर रहे हैं, इससे बढ़ के करना है और निज़ाम को चैलेंज करना है, तो सर हम क्या कर सकते हैं एज ए औरत? मैं कैसे कर सकती हूँ कि मेरा ईमान उस लेवल पे और मेरे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मुझसे काम वो बड़ा काम हो जिससे कि मेरे अल्लाह मुझसे राजी हो? तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ, ये पूछना था। वही कोर्स ही है मैम ना, वो कोर्स ही इसी बारे में है, जो आपका रोल है ना। इसीलिए तो वुमेन लीडरशिप वाला कोर्स है सारा। इसमें बेसिक से लेके एंड तक, विद प्रूफ, विद लॉजिक, विद रैशनल, विद आर्ग्यूमेंट्स, विद फिक, विद साइंस, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा सहाबियात के एग्जाम्पल के को सामने रखे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जाम्पल को सामने रखे। परेशान ना हो, अभी तो बस शुरुआत हुई है। ओके अभी मैं सर। सिर्फ केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ आपको। ओके सर, और दूसरा सवाल सर, वो जो आपने पिछले सेशन में आपने एक अपने कजन का वाक्य बताया था, उसमें जैसे वो ट्रॉमा में बहुत गुजरा उनका। तो सर मैंने ये पूछना था कि ये जो बच्चे जो स्कूलिंग इनकी करते हैं हम, और बचपन में जो उन्हें बहुत डांटा जाता है और टोका जाता है, तो क्या इस वजह से भी ऐसे होता है जैसे आपके कजन को बीमारी लग गई थी इस वजह से? अगर कंटिन्यूअसली एक साइकिल चला जाता है, इनफैक्ट उसी साइकिल के बारे में आज बात हो रही है हमारी, कॉर्टिसोल के बारे में। अगर साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है ना, इस डांट डपट का, तकलीफ का, तो डेफिनेटली 100% उस पर बहुत बड़ा स्कार आ जाएगा, एंड बहुत खराबी आ जाएगी। चाइल्डहुड ट्रॉमा इज नॉट अ जोक, इट्स अ रियल थिंग। एंड वी फाइंड इट थ्रू हुजूर अलैहि सलाम कि किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग की थी। ही कुड हैव यूज्ड अ वेरी एग्रेसिव मेजर फॉर ट्रेनिंग सहाबा, बट अनस बिन मालिक कहते हैं 14 साल में हुजूर अलैहि सलाम के साथ रहा, एक मर्तबा भी नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा है। इनफैक्ट वाकई अपना शेयर करते हैं कि एक बार हुजूर अलैहि सलाम ने मुझे बोला फला काम करके आ जाओ, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो हुजूर अलैहि सलाम मुस्कुराए और वहां से निकल गए। कुछ टाइम बाद मैं वही उसी कमरे में था, वापस आई हुजूर अलैहि सलाम। बोला ए अनस, तुम अभी तक गए नहीं? बोला मैं थोड़ा सा असर हो गया मुझे, और मैंने बोला अभी जाता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस लेवल पे ट्रेनिंग करते हुजूर अलैहि सलाम बच्चों की। तो चाइल्ड ट्रॉमा इज नॉट अ जोक, इट्स अ रियल थिंग। उसी के बारे में इनफैक्ट आज आपसे बात होने वाली है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही मैं टच करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे में एम्पैथी नहीं डालनी है। बिल्कुल बच्चे में एम्पैथी बिल्कुल डालनी है। सजा का जो डर होता है ना, जो अल्लाह ताला ने दिया है, वो तो बिल्कुल बच्चे में होना चाहिए, सजा और जजा का, लेकिन तकलीफ का नहीं होना चाहिए। ये बहुत डिफरेंट है। एम्पैथी सजा और जजा के बारे में, दूसरा इंसान क्या महसूस करता है, क्या आप उसको महसूस करवाते हो, उस चीज के बारे में होती है। बट जहाँ तकलीफ हो, जहाँ डांट टपड़ हो, बच्चे को दबा देना हो, दफना देना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहरहाल उसी पे आता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, somebody give me a summary of the last class, anyone? सर हमने लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था, वो कैसे वर्क करता है और कैसे हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसमें स्पेसिफिकली एमेगडाला को हमने पढ़ा, और ये सारी चीजें पढ़ी थी सर। हमने ऑल राइट, परफेक्ट। न्यूरो जी जी। ट्रांसमिशन भी पढ़ा था। और हम्म। वो एक प्रोसेस है जो कम्युनिकेट कराता है सेल्स के बीच में। इसके अलावा ग्लैंड्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेसिफिकली, और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं वो समझा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रुकिए ज़रा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ऑल राइट, चलिए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक।
पिछले सेशन से मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आई बी गिविंग यू एक्सेस टू द गूगल शीट्स, जहां पर आप अपने जितने भी सवाल हैं वो लिख सकते हो। उनको एक सेशन में इंशाल्लाह मैं एक एक करके एड्रेस कर दूंगा। और फिर वहां पर भी अगर आपके कोई सवाल आते हैं उसको उसी सेशन में इंशाल्लाह 2 घंटे 2.5 घंटे के सेशन रखेंगे। जितने भी अभी तक के आपके सवालात हैं उनको वहां पर इंशाल्लाह एड्रेस कर देंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और आई एश्योर यू, पिछले सेशन के जितने भी आपके सवालात थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी रफ सेशन, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम साइंस के बारे में सुन रहे थे, अपने बारे में जान रहे थे, तो आई न्यू कि उसकी रिएक्शंस बहुत तेज आने वाली है। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह उसमें से जितने भी डाउट्स थे वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो इन लास्ट क्लास वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ताला ने हर चीज का ना एक सिस्टम रखा है, एक निज़ाम रखा है, इंतजाम रखा है। जब ये इंतजाम और निज़ाम होता है ना किसी चीज का, तब जाकर कोई सिस्टमैटिक तरीके से जो सेंट्रल डिस्पोजिशन होती है किसी भी चीज की, वो आपको कनोट हो जाती है, या फिर मैं यूं बोलूं कि वो आया हो जाती है। जब तक ये सिस्टम में, इस निज़ाम में, इस इंतजाम में चीजें ना चले ना, तो चीजें जो ना वो गड़बड़ में चली जाती है, बहुत मुसीबत पड़ जाती है। सो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब जो निज़ाम या जो सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इमोशंस के लिए रखा है, उस सिस्टम को हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स दी लास्ट टाइम कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स इसके हैं, किस काम के आता है, किस काम का आता है, ये किस तरह से चलता है, थोड़ा बहुत मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी। और किस तरह से नर्व्स या न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करती है वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की थी। उसी को अगर मैं आगे लेके चलूँ ना, तो इनफैक्ट इससे पहले कि मैं उसको आगे लेके चलूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है ना, जब सूरह अनफाल में वर्स 53 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा तुम्हारे अंदर और आसमानों में, जब तक तुम्हें ये आया ना हो, ये पता ना चले कि जो कुरान हमने भेजा है ये हक है। अब ये कौन सी निशानियां थी? हमने अभी अंदर अपने झांकने की कोशिश की, तो हमने सिस्टम्स देखे, अपने अंदर निजाम देखा कि एक निजाम के तहत ही सारी चीजें चलती है, एक सिस्टम के तहत ही सारी चीजें चलती है। आसमानों में भी जब हम जाते हैं, जो आप लोगों में से फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, या फिर स्पेस साइंस के स्टूडेंट्स हो, या ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट्स हो, उनको पता है कि आसमानों में भी एक निजाम है, एक इंतजाम है, उसी के तहत वो चलता रहता है। ये सूरज का, चांद का, दिन का, रात का, सुबह का, शाम का, हवाओं का, मौसमों का बदलना, ये सब एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा होता है, और आपके अंदर भी यही सारे मामला चल रहे होते हैं। तो कुरान का हक होना और आपके अंदर और आसमानों में निशानियां पाना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्लियरली एक सिस्टम की तरफ ही हमें इशारा दे रहे हैं कि मैंने जो एक कुरान भेजा ये भी एक सिस्टम ही है तुम्हारी जिंदगी का, जिसको तुम्हें फॉलो करना है। अब जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे लिम्बिक सिस्टम को, मैंने आपको बोला एक रिसर्च हुई है। मे बी आई टोल्ड यू दिस वन, या फिर मैंने मेंटोरशिप वालों को बोला होगा। मैंने बोला मेरे उस्ताद ने ना उन्होंने कुछ रिसर्च कंडक्ट की थी बहुत टाइम पहले, एंड बहुत हाई लेवल्स पे वो रिसर्च करते रहते हैं। उनने कोशिश की कि जो इमोशंस है और जो जेनेटिक्स है यानी जीन्स है, उसका कुछ लिंक निकालने की, क्या जीन्स का, क्या जेनेटिक्स का, क्या हेरिडिटी का आपकी इमोशंस के साथ कोई लेना देना है कि नहीं। तो पाया गया कि अरब, इसके साथ साथ अफ्रीकन, चाइनीज, वेस्टर्न और देसी यानी सब कॉन्टिनेंट की वुमेन में एक बहुत बड़ा फर्क जेनेटिक्स में पाया जाता है, जो इमोशंस को लिंक करती है। मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो औरतें होती है, वो डेफिनेटली जो चीजें होती है उनको ज्यादा महसूस करती है एज कम्पेयर टू मर्द, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशंस में औरतें जो होती है उनमें 10 से 15% हायर कैपेसिटी, इनफैक्ट कुछ कुछ स्टडीज तो इससे ज्यादा कहती है, हायर कैपेसिटी होती है इंटरनलाइजेशन की। यानी आप लोग, अगर मैं कोई चीज महसूस करता हूं, आप उसी चीज को मुझसे 20-30% एक्स्ट्रा महसूस करते हो। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब मैं 10-20% कहता हूँ ना, आप, मैं ऐसे समझा दूं सिंपल अल्फाज में, अगर मैं किसी चीज की इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल 2 गुना 3 गुना महसूस करता हूँ, तो आप उसी चीज की इंटेंसिटी को 8 गुना 9 गुना महसूस करते हो। इस लेवल पे जो है ना, आप लोगों को अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है। ऑलराइट। लेकिन पाया गया उस रिसर्च के बाद कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की औरतें, यानी आप लोग जो अभी यहाँ पर मोस्टली मेरे साथ जुड़ी हुई है, मोस्टली यू आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, बहुत कम लोग हैं जो यूरोप और मिडिल ईस्ट है यहाँ पर। सो आप लोगों की जेनेटिक्स में जितना नॉर्मल इंटलाइजेशन लेवल होना चाहिए या कॉर्टिसोल की लेवल्स होनी चाहिए, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से आप में ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती है जो कि यूरोप में जो औरतें हैं, मिडिल ईस्ट में जो औरतें हैं, या कहीं और पर जो औरतें हैं ना, उनमें वो बीमारियां 50, 60, 70s में लगती है, आपके यहाँ 20s और 30s में लग जाती है। इतना बड़ा मसला है इस इमोशनल सिस्टम का, इस लिम्बिक सिस्टम का।
जेनेटिकली आप में पाया गया है कि 3-4 पॉइंट्स तक आप क्रॉस कर लेते हो सब कॉन्टिनेंट की औरतें मर्दों से। इस लेवल पे तबाही मचा दी गई जाती है आपके इमोशनल सिस्टम की। और फिर आपके यहाँ वो जो घुटनों में, जोड़ों में पेन होती रहती है, बॉडी में इरिटेशन होती रहती है, अननेसेसरी मसल जो क्रैम्प्स होते रहते हैं, खामखा एग्जॉशन जो होती रहती है, वो इसी ओवरराइड की वजह से हो जाती है, इस लेवल की तबाही की वजह से हो जाती है। यू गाइस शुड नो इट। अब उसी चीज को मुझे आज आपको समझाना है कि वो होता कैसे। और इससे पहले कि मैं उसकी साइंस में जाऊं, उसके बारे में आपको डिटेल्स दूं, एक चीज तो जान ले जो कि आप सबके दिमाग में सवाल होगा अभी तक, हालांकि आई शुड हैव टोल्ड दिस एट द बिगिनिंग ऑफ माय कोर्स, बट नॉनदलेस देर आए दुरुस्त आए, कि अभी मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं यूं कहूँ कि जो है ना वो न्यूरो साइंस अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी आपके अंदर के मामलात। वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजी का असर आप पे तब तक उस लेवल पे नहीं होगा जब तक कि आपको पता ना हो कि साइकोलॉजी की जो अंडरपिनिंग नीचे केमिस्ट्री है ना वो है क्या। दो चीजें होती है एक इंसान में, खासकर आप समझ ले हम में इंसानों में। एक तो केमिस्ट्री होती है जो हार्मोन्स का मसला है, नर्व्स का मसला है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का मसला है, न्यूरॉन्स का मसला है, ये केमिकल्स का मसला है, ये केमिस्ट्री हमारी। कि जब भी कोई चीज होगी, जब भी कोई चीज करेंगे, या जब भी कोई इवेंट होगा, उसकी जो रिएक्शन होगी, जो कुछ महसूस करेंगे, वो इन्हीं केमिकल्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, इन सिस्टम्स की वजह से हमारे अंदर महसूस होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, हार्डवेयर है हमारा, बिल्कुल हार्डवेयर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर बोलते हैं अपनी सोच को। मैं आपके अंदर तब तक ग्रेविटी नहीं बैठा सकता हूं उस सोच की, उस साइकोलॉजी की, जब तक आपको पता ना चले कि आपके अंदर हार्डवेयर का मसला क्या है। तो इसलिए आई एम ट्राइंग टू टीच यू केमिस्ट्री हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे होगा ये कि एक तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। बिल्कुल एज अ डॉक्टर आप फिर अपने आप को ट्रीट कर सकते हो, रादर देन आपको किसी और के पास जाना है, थेरेपीज लेनी है, या किसी और के पास सीखने के लिए, समझने के लिए, या डिटेल्स मंगवाने के लिए, दवाई लेने के लिए जाना है। यू गाइस शुड बी एबल टू डिटेक्ट, इनफैक्ट डायग्नोज योरसेल्फ एज डॉक्टर्स इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि देन जब हम साइकोलॉजिकल पोर्शन पे आएंगे, साइकोलॉजी वाले पोर्शन पे, देन यू गाइस शुड बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स एट सच अ लेवल कि सिर्फ आप अपना बिहेवियर ट्यून नहीं कर रहे हो, आप अपनी नस्लों का बिहेवियर ट्यून कर रहे हो, उनकी जेनेटिक मेकअप आप ट्यून कर उनका जेनेटिक मेकअप आप ट्यून कर रहे हो, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना आपके घर में या आपके माशरे में, उनको आप ट्यून कर रहे हो। वो तभी हो सकता है जब ये दो चीजें साथ में चलेगी। आपको केमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए और फिर साइकोलॉजी का उस पर असर भी पता होना चाहिए। सो राइट नाउ आई विल बी डीलिंग स्पेसिफिकली विद केमिस्ट्री, और इसमें मैं आपको केमिकल मेकअप ही बताऊंगा, या जो बायोलॉजिकल मेकअप है उसके बारे में बात करूंगा। अब इनकी डिटेल्स कि इसको कैसे कंट्रोल करे, या इसको कैसे रेगुलेट करे, कम कैसे करे, ज्यादा कैसे करे, अपने आप को अलाइन किस तरह से करे, सोच कैसे बदले, या जो ऑलरेडी सोच है उसको मॉडिफाई कैसे करे, वो सारा काम हमारे साइकोलॉजिकल पोर्शन का है, जो कि कुछ महीने के बाद स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंदलेस, मैंने आपको कहा था कि ये जो बर्बादी है, ये जो आप में डाली जाती है सब कॉन्टिनेंट में खासकर, ये ओवरराइड ऑफ एक सिस्टम जो हमारे बॉडी का ही है, नर्वस सिस्टम का ही है, उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इससे पहले मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में जाऊं, मैं आपको पहले कुछ चीजें नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसमें आप समझ लें मेजर 3 पोर्शंस है, 3 चीजें हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम को कंस्टिट्यूट करती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन कौन सी चीजें कंस्टिट्यूट करती है, आप बोलोगे मुंह है हमारा, आप बोलोगे ईसोफेगस है हमारा, आप बोलोगे स्टोमक है हमारा, आप बोलोगे इंटेस्टाइन्स, ये सारी चीजें आप बोलोगे ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, राइट। इसी तरह नर्वस सिस्टम में भी कुछ कंपोनेंट्स है। एक हमारा ब्रेन यानी दिमाग है, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर पिक्चर पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है। ये दूसरा है जो इसका पार्ट है, पोर्शन है, ये वाला देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और तीसरा जो है ना हमारी नर्व्स आती है। अब नर्व्स पता है किनको बोलते हैं? नर्व्स लिटरली जैसे तारें होती है ना जिनसे बिजलियां चल रही होती है, बिल्कुल हमारी नर्व्स भी उसी तरह से होती है, इनसे भी बिजलियां ही पास हो रही होती है। ब्रेन जब भी कोई सिग्नल देता है, या बॉडी जब भी कोई चीज महसूस करती है, कोई चीज देखती है, कोई चीज सुनती है, कोई चीज टेस्ट करती है, वो बिल्कुल उसको उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट्स की तरह अपनी बॉडी में रन करती है, और या तो ब्रेन तक या तो ब्रेन से दूसरे ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाती है। तो हमारी बॉडी में लिटरली इलेक्ट्रिक इंपल्सेस चल रहे होते हैं, बिजली दौड़ रही होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जब एक इंसान का बच्चा बिजली की तार को पकड़ता है ना, उसको शॉक लगता है,
वो जल के राख हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी में पोटेंशियल है बिजली को कंज्यूम करने की, उसको पास ऑन करने की। अगर बिजली का पोटेंशियल किसी एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता है तो डैमेज हो जाएगा। अगर बिजली का पोटेंशियल किसी एक थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो प्रॉब्लम सुन पड़ जाएगी, बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं, राइट। तो नॉनदलेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस नर्वस सिस्टम को पहले समझो कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी के साथ क्या कुछ करता है। इसी नर्वस सिस्टम के जो है ना कुछ कंपोनेंट्स है। ये नर्वस सिस्टम जितना आसान मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि सुनना, देखना, महसूस करना, टच करना, कुछ भी जो आपकी बॉडी फंक्शन करती है, इनफैक्ट डाइजेशन करना, सांस लेना, एब्जॉर्प्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब यही नर्वस सिस्टम इसमें हेल्प करता है। बट इसी नर्वस सिस्टम में जो है ना कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ डिविजन्स हमने किए हैं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ नर्व्स आपस में कनेक्टेड है। ट्रिलियंस, अरबों नहीं, खरबों नहीं, उससे भी ज्यादा नर्व्स आपस में कनेक्टेड है, जो कि आपस में जो है ना कम्युनिकेट करती रहती है, बातें करती रहती है, मैसेज भेजती रहती है, काम करवाती रहती है। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कि आज के न्यूरोसाइंस में यह कहा जाता है कि जो सिर्फ ब्रेन के न्यूरॉन्स की वर्किंग, सिर्फ ब्रेन, दिमाग में जो न्यूरॉन्स है, सेल्स है, नर्व्स है, अगर सिर्फ उसकी वर्किंग कोई एक्सप्लेन कर सके ना, ये ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो पूरी की पूरी न्यूरोसाइंस को ही बदल सकता है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने साइंस को बदल दिया ना, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को बदल दिया, उसी तरह जो आज न्यूरोसाइंस में इस ब्रेन पे वर्क करके ये समझा दे, ये 100 बिलियन, मतलब 500, 300, 400, 500 बिलियन ये जो न्यूरॉन्स है ना किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते, वो शायद इस स्ट्रीम को पूरी तरह से बदल सकता है, एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है। तो इस लेवल पे अल्लाह ताला ने आपको डिजाइन किया है। अब इस नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। एक हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटा मोटा बता रहा हूं, आपको डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका जहन खो जाए, आईक्यू पॉइंट्स में रेज हो जाए और आपको बेसिक अवेयरनेस हो जाए। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है, ठीक है, हमारा ब्रेन आता है, ये देखिए हमारा ब्रेन आता है, और जो है ना हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जो हर चीज से कनेक्टेड है, इसके बगैर कुछ नहीं चलने वाला है। चाहे बॉडी से कुछ महसूस हो रहा है वो ब्रेन तक जाएगा ही जाएगा, चाहे ब्रेन को कुछ बॉडी से करवाना है वो बॉडी तक जाएगा ही जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है ही है। इसी में एक दूसरा हमारा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोस्टली नर्व्स आती है, ठीक है, ये हमारी नर्व्स आती है मोस्टली, जो न्यूरॉन्स की बनी होती है, आपको पता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना ये हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझ आ गया ना, आपको समझ आ जाएगा ये कॉर्टिसोल का मसला क्या है, ये स्ट्रेस किस तरह से आपको होता है, या किस तरह से आपके दिमाग को इसकी ओवरराइड की वजह से डैमेज किया जाता है, या आप खुद करते हो। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसमें 3 तरह के मामला आते हैं, ये आपको आज समझना पड़ेगा। मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के साथ आसानी हो जाए। रुकिए जरा, जस्ट अ मिनट। मुझे एक बार कहिएगा, वंस माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस सर, दिखाई दे रही है। नहीं, कौन इसमें ये आ रहा है, पेरिफेरल सीएनएस आ रहा है इस पे, नर्वस नो सिस्टम। सर, नो सर। ओके ओके, वेट, मैं दिखाता हूँ। या नाउ इट विल बी विजिबल टू यू गाइस। यस या इट सर। इज। या Yes, sir. देखिए जरा, ये जो नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंपल आपका दिमाग आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ और चीजें आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, इसमें 3 तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं छोटे छोटे इन नर्व्स में, जो कि इन नर्व्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं, या जिनके थ्रू नर्व्स रेगुलेट होती है। एक तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। अब ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिस तरह नाम है ना, इसके नाम से ही पता चलता है, इसको ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी हम कह सकते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्यों? क्योंकि ये वो वाली फंक्शंस आपकी बॉडी में करवाता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन है, ठीक है, या हार्ट रेट, हार्ट की फंक्शनिंग है, ब्रीदिंग की फंक्शनिंग है, इस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। और कयामत के दिन इस पे तो कोई सवाल नहीं होने वाला है, कॉमन सी बात है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में अल्लाह ताला कुछ भी नहीं बोलने वाले। लेकिन इसके साथ साथ 2 और सिस्टम्स है, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको मेरे साथ अब ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया, इट डजेंट मैटर, अब के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दो तरह के और नर्वस सिस्टम्स है इसी में, छोटे मोटे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पार्ट है, बट नॉनदलेस आप समझ ले पूरे में दो तरह के छोटे छोटे नर्वस सिस्टम है। एक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब इनके नाम पे आपको जो है ना वो जाना नहीं है, क्योंकि ये इनके नाम जो है ना वो उल्टे रखे गए हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो आपके ग्लैंड जो ग्रोथ है, जो सेल रिपेयर है, डाइजेशन है, रेस्ट है, नॉर्मल जो एक्टिविटीज है जो कि इनवॉलंटरी मोस्टली होती है उनको कंट्रोल करता है। यानी ये नॉर्मल नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉर्मल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ये है एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम। हालांकि नाम इसका है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन ये बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं खाता है आप पे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। इसको मैं इमरजेंसी नर्वस सिस्टम भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होता है ना तो जितनी भी बॉडी की फंक्शंस होती है ना वो रुक जाती है, सिवाय किसके? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी जो आपकी इनवॉलंटरी फंक्शंस होती है, हार्ट रेट वो मेंटेन होनी चाहिए, सांस आप लेने चाहिए, स्टोमक का मसला है वो सारी चलने चाहिए। तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तब तब बॉडी के सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे। आपकी बॉडी सब कुछ बंद कर लेती है सिवाय जो बेसिक लाइफ सेविंग इश्यूज होते हैं। और बॉडी बंद करके किया क्या जाता है? जितनी भी एनर्जी होती है, जितना भी ग्लूकोज होता है, जितनी भी ताकत होती है बॉडी में, वो आपकी जान बचाने के पीछे लग जाता है, यानी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जब जब इंसान एक ऐसी कंडीशन में आएगा जहां पर उसको डर लगेगा, जहां पर उसको स्ट्रेस होगा, जहां पर वो परेशान हो जाएगा, जहां पर खौफ आएगा, वहां वहां पर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? सारी बॉडी की फंक्शंस बंद, दिमाग का चलना बंद, फला बाकी जो छोटे मोटे ऑर्गन्स है, सेल्स की जो मसला है, टिश्यूज का जो मसला है, वो सब कुछ बंद हो जाता है, इम्यून सिस्टम तक सप्रेस हो जाता है। सिर्फ एक ही काम किया जाता है कि किसी तरह मुझे अपनी जान बचानी है, या तो मुझे लड़ना है या तो मुझे भागना है सिचुएशन में। ये अल्लाह ताला ने एक डिजाइन के तहत रखा है हमारी बॉडी में, एक मकसद के तहत रखा है। और वो मकसद क्या है कि जब जब इंसान को कोई थ्रेट महसूस हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई सांप देख ले वो, कोई मकड़ी देख ले वो, या कोई शेर देख ले वो, उस वक्त एक्टिवेट होना चाहिए ताकि इंसान की जान बच सके। लेकिन इसी सिस्टम को आपके यहाँ, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके बच्चों के साथ 24 घंटे एक्टिवेट किया जाता है, रखा जाता है। किस तरह से? उस पर जरा आते हैं। होता क्या है कि मेरा जो ब्रेन है ना, ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा, वेट जरा, कि ये देखिए जरा, ये जो मेरा ब्रेन है ना, ये करता क्या है? ये चीजों को सेंस करता है और बॉडी को कुछ हुक्म देता है करने के लिए। आप समझ ले जरा, आप में से कोई अभी जंगल में जा रहा है, अचानक से सांप उसके ऊपर गिर गया, तो जो थ्रेट आपको महसूस होगा ना, वो महसूस होता है एमिगडाला की वजह से, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला। एमिगडाला करता क्या है कि वो थ्रेट डिटेक्ट करता है, सेंसरी ऑर्गन है। वो जब जब थ्रेट डिटेक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ हरकतें करवाएगा। अब वो क्या हरकत करवाता है देखिए जरा। ब्रेन जो है ना, ये जब एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, थ्रेट डिटेक्ट करता है, उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, तो ये ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाता है। ब्रेन क्या करता है? वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक एक सिग्नल भेजता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, खुद भी एक ग्लैंड है, बाकी सारी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा क्या? ये पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेगा। ठीक है, फिलहाल समझ लो बस हार्मोन्स रिलीज करेगा। वो हार्मोन्स मेरी किडनी पे जाएंगे। ठीक है, किडनी की तरफ जाएंगे ब्लड के थ्रू। और किडनी में ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, बिल्कुल किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलेंगे भाई जल्दी से जो है ना एक हार्मोन रिलीज कर ले, एक स्टीरॉइड रिलीज कर ले, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये देखिए जरा, ये यहां पर लिखा है कॉर्टिसोल। तो जब जब आई विल डिटेक्ट अ थ्रेट, जब जब आई विल डिटेक्ट अ डेंजर, चाहे मेरी आंखों से, चाहे मेरी मतलब जिस भी मेरे सेंस में डिटेक्ट करता हूं, तो तब तक एमिगडाला एक्टिवेट होने के बाद ब्रेन ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर ऑर्डर देगा एड्रिनल ग्लैंड को कि भाई जल्दी से एक हार्मोन रिलीज कर जो कि इसकी जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। अब ये कॉर्टिसोल करता क्या है? ये डायरेक्टली आपके खून में जाता है। जब खून में जाता है तो ये लिवर को बोलता है कि लिवर साहब, जितना आपने ग्लूकोज स्टोर करके रखा है ना, जल्दी से वो ब्लड में डाल दे, उसको मुझे जल्दी से दो हाथों में और दो, सॉरी, दो आर्म्स में और दो जो लेग्स है उसमें पहुंचाना है, जल्दी से कर दे। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? कोई सवाल है यहां तक?
नहीं। और ये सारा काम किस तरह से हो रहा होता है? ये लिटरली मैं कह रहा हूं आपको, लिटरली ये बिजली की स्पीड से चल रहा होता है। आप सोचे जरा, जब जब अचानक आपके ऊपर जो ना सांप आ जाए, या आप अचानक से कोई मकड़ी अपने बेड के नीचे देख लो, या अचानक से कोई आपको डरा दे, तो वो जिस तेजी से हो रहा होता है ना, ये सारा काम उसी तेजी से हो रहा होता है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोले। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। जी जी, सुने। मैंने आंखों से कोई चीज देखी, मैंने कानों से कोई चीज सुनी, या मेरे सेंसेस ने कोई चीज महसूस की। अगर वो डेंजरस चीज होती है, डराने वाली चीज होती है, या कोई अचानक सा शॉक होता है, या फियर प्रेशर कुछ भी होता है, स्ट्रेस होता है, वो मेरे एमिगडाला को एक्टिवेट करता है। असल में एमिगडाला ही उसको सेंस करता है। ब्रेन तक मैसेज पहुंचती है। ब्रेन मैसेज जो है ना, वो कहाँ तक पहुंचाता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम आपके साथ जिक्र किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे, जो है ना वो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में। ये खुद भी एक ग्लैंड है और बाकियों को भी कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड के थ्रू आपकी किडनी की तरफ जाएगा, ठीक है, गुर्दों की तरफ जाएगा। गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो हार्मोन स्टोर करते हैं और स्क्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, ये किसको हुक्म, ये क्या करेगा? ये कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा आपके ब्लड में। क्यों कॉर्टिसोल रिलीज करवाएगा आपके ब्लड में? क्योंकि कॉर्टिसोल आपकी जो फाइट और फ्लाइट की जो रिएक्शंस है, जो रिफ्लेक्सेस है, उसको एक्टिवेट करता है अपनी जान बचाने के लिए। कॉमन सेंस की बात है, थ्रेट दिखेगा, मुसीबत दिखेगी, परेशानी दिखेगी, स्ट्रेस आएगा, तो अपनी जान भी तो बचानी है। ये तो अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम रखा है। भूकंप आएगा, शेर देख लिया, सांप देख लिया, किसी ने डरा दिया, तो ये तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा ना, क्योंकि अच्छी चीज के लिए। अब होता क्या है, जब ये कॉर्टिसोल रिलीज होगा, ये जाएगा किसमें? ब्लड में जाएगा। ब्लड में क्या करेगा काम? ये लिवर साहब को भी बोलेगा, लिवर साहब आपके पास जितना ग्लूकोज था ना, जो एनर्जी आपके पास स्टोर थी, उसको जल्दी से मुझे दे दीजिए। उसको जो है ना वो हमें पहुंचाना है कहाँ तक? आपके दो आर्म्स तक और आपकी दो लेग्स तक। और दो आर्म्स और दो लेग्स में स्पेसिफिक रीजन है जहां तक ग्लूकोज पहुंचता है। बाकी सारा जो काम है ना, वो बॉडी बंद कर लेती है। लिटरली जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो मैं अभी समझा रहा हूं, जब जब ये एक्टिवेट होगा ना, आपकी बॉडी के जितने भी बाकी सारे काम है वो बंद हो जाएंगे, सिवाय वो जो इनवॉलंटरी एक्शन जो जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रीदिंग, हार्ट पैटर्न, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो होगा ये कि वो सारी की सारी एनर्जी, एक तो आपकी ट्राइसेप्स, जो आपकी आर्म्स है ना, बाजुएं, उनमें से ट्राइसेप्स में खास कर जाएगी वो ग्लूकोज, और आपकी जो टांगे है ना, उनमें इलियक्स में जाएगी, जो मसल्स होती है ना, जो दौड़ने के और फाइट के काम आती है। तो जो आपको वो शिवरिंग महसूस होती है, या जो आपको पसीना महसूस होता है, वो असल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से, जो एक्स्ट्रा वर्क, जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप बॉडी लगा रही होती है आपकी जान बचाने के लिए, अंदर से जो वाइटल ऑर्गन को सिर्फ अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा जा रहा होता है और आपकी बॉडी में दो जगहों पे स्पेसिफिकली जा रहा होता है, उसकी वजह से हो रहा होता है। वो जो हाथों का शिवर करना, वो जो ट्रेम्बलिंग करना, वो इनसे ग्लूकोज आप समझ लीजिए ऐसा कि छीन लिया जाता है, और आपकी जो बाजुएं है ना, ट्राइसेप्स और इलियक्स, जो टांगे, वहां तक पहुंचाई जाती है। इतना बड़ा मसला है ये। अब होगा क्या? या तो आप उस सिचुएशन में लड़ोगे, या तो आप उस सिचुएशन में भागोगे। अब आप चाहे लड़ोगे या भागोगे, वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये याद रखिएगा। अभी तक जो कुछ हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, कुछ हद तक आप उसको आगे जाके, जब हम साइकोलॉजी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा किस तरह से रेगुलेट कर सकते हो। बट अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। ये खुद ब खुद हो रहा है, और मिलियंस 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 ऑफ मिली सेकेंड्स में इतनी जल्दी हो रहा है। मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल इट, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। ये नेचुरल है, ये होना ही होना चाहिए। इसी सिस्टम को जब बार बार मैं एक्टिवेट कर दूं, बार बार मैं एक्टिवेट कर दूं, बार बार मैं एक्टिवेट कर दूं, तो ये मेरे बॉडी की इस तरह से तजिया उड़ा देता है, इस तरह से मेरी ब्रेन की, मेरे बाकी ऑर्गन्स की तजिया उड़ा देता है, कि मैं उस मुसीबत में मुब्तला हो जाता हूं जहां पर मैं अपने आप का या किसी और इंसान का उस लेवल पे डैमेज करता हूं कि अगर उसको वक्त बचाते हुए थेरेपीज के थ्रू ना ठीक किया जाए, अगर वक्त बचाते हुए अल्लाह ताला का रहमो करम उस पर ना होना, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। इतना बड़ा मसला है। इसी कॉर्टिसोल को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। एक स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड क्या करता है? आपकी जो है ना वो एनर्जी लेवल्स को अचानक से बढ़ा देता है। जैसे किसी को कोई बीमारी लगी होती है कि वो कमजोरी, सुस्ती, या मसल्स की बीमारी लगी होती है कि मसल जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। गिरना इन द सेंस वो डिटैच हो जाती है बोन्स के साथ, वो स्टिक नहीं रह पाती है।
तो होता क्या है कि ये स्टीरॉइड जो है ना वो उनको जोड़ते हैं, ये थोड़ा एनर्जी देते हैं आपको। वो एथलीट्स भी स्टीरॉइड्स खाते हैं ना जब उनको कोई काम करना होता है, फाइट करनी होती है, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे एनर्जी देता है। तो ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये भी एक स्टीरॉइड की तरह है, स्ट्रेस हार्मोन है। जब जब ऐसा होगा तब तब ये रिलीज होगा, ताकि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़े और आपकी बॉडी जो है ना वो फंक्शन करे किसके लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं होता है। अब देखिए कैच जो मुझे आपको समझाना है, ये सिर्फ तब नहीं होता है जब जब आपको जो है नेचुरल थ्रेट्स और डेंजर्स सेंस होंगे। अगर आपने अपनी कोई देवमलाई किस्म की डेफिनेशंस भी रखी है ना, सोच भी रखी है ना, उस वक्त पे जब जब आप उस चीज से डरोगे, इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कि अपने ही भूत बना के रखे होते हैं मैंने, अपने ही थॉट से मैंने कोई चीज बना के होती है, बुनी होती है, और मैं उससे डर रही होती हूँ या डर रहा होता हूँ। अपने ही खुदा, अपने ही देव, अपने ही यू नो अपने ही जो है ना वो भूत मैंने बनाए होते हैं, और जब जब मैं उनसे अपने थॉट्स की वजह से डर रही होती है ना, तब तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और बाकी सारी फंक्शंस बॉडी की रुक जाती है। और इसकी वजह से होगा कि आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली जो है ना वो थ्रेट पे रहेगी, हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस पे रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी, आपको फाइट और फ्लाइट में रखवाएगी। और इससे होगा क्या, आपकी जो बाकी जिंदगी का मेकअप है ना वो सारा खराब हो जाएगा। It has been proved through research, through experiments, through clear-cut examples कि जब जब ये चीजें कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट होगी, जब जब कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलता रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑन रहता है, तब तब जो बाकी जिंदगी का मेकअप है ना वो खराब हो जाता है। क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है ना वो डिग्रेड हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बार बार एक्टिवेट होने से, और आपका तो हमेशा रहता है, आपके घर में भी एक्टिवेट होता है, आपके खामिद एक फिरौन की तरह आपके साथ पेश आते हैं, आपके जो अपना पहला घर होता है वहां आपका बाप या आपका भाई फिरौन की तरह आपके आपके मुसलत हो जाता है। ठीक है, आगे जाके बच्चे आपके फिरौन की तरह आपके मुसलत हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी और की बच्चियों पे या किसी और के बेटों पे उनके फिरौन की तरह मुसलत हो जाते हैं। तो आपके घर में भी कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड है, आपके ऑफिस में भी ये कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड है, स्कूल में तो बच्चों को इसी चीज पे चलाया जाता है, कंटिन्यूसली थ्रेट और डेंजर पे, मार्क्स वाले सिस्टम पे उनको चलाया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। इसकी वजह से ओवरराइड हो जाती है इन ग्लैंड्स की। आपको पता होता क्या है, बोन की डेंसिटी खराब हो जाती है, आपके बोन्स की लिटरली डेंसिटी खराब हो जाती है। और जो मैंने डिजीज आपको बोली थी ना, फाइब्रोमाइल्जिया, मायोफेशियल पेन जो सिंड्रोम्स है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है, बहरहाल इसके बारे में अभी मुझे कोई तफसील लेने की जरूरत नहीं है, तफसील देने की जरूरत नहीं है, बट नॉनदलेस यू गाइस शुड नो कि कितने बड़े बड़े मसले हैं। ये है असल में हेल ऑन अर्थ, ये है जहन्नुम असल में, जिसको हम कहते हैं ना जहन्नुम, दिस इज व्हाट जहन्नुम इज। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन होना, कंटिन्यूअसली अलर्ट पे, स्ट्रेस में, फियर में, आपकी पूरी जिंदगी खराब। और सिर्फ पूरी जिंदगी नहीं, आपकी मसल्स खराब, आपका ब्रेन डैमेज, आपके ग्लैंड्स डैमेज। और अगर मैं अभी सैंपलिंग करूँ ना यहाँ पर, ब्लड सैंपलिंग अभी आपके 100 लोग जितने भी यहाँ पर होंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80% ऑफ द वुमेन विल हैव वेरी सीरियस एंड वेरी सीरियस डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और उनको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं आपके साथ किया क्या जाता है। बचपन से आपको प्याले पिलाए जाते हो और फिर आप अपनी बच्चियों को प्याले पिलाते हो कि सजोगी नहीं, संवरोगी नहीं, तो शादी कौन करेगा तुम्हारे साथ, ऐसा ऐसे चलोगी वैसे चलोगी तो समाज क्या कहेगा तुम्हें। ठीक है, प्याले छोड़े, आप तो बाल्टियां पिलाते रहते हो ना, आपको भी बाल्टियां ही पिलाई जाती है। और इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, उस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, इस तरह से बात नहीं करोगी, उस तरह से बात नहीं करोगी तो समाज वाले क्या कहेंगे, उसकी बेटी देखो किस तरह से है, उसका जो है रिश्ता इस जगह पे तय हुआ क्योंकि वो तहजीब वाली थी, ये थी वो थी। ये सिस्टम कंटिन्यूअसली एक्टिवेट रहता है आपका 24 घंटे। और आपका खामिद भी आप पे जो ना वो फिरौन की तरह मसल्लत ही होता है। आप पे वो कवानीन वो नाफिज करता है जो कि अल्लाह ताला ने भी आप पे नहीं रखे थे। जो आज़ादी अल्लाह ने आपको दी थी और मेरे नबी ने दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो ताकत अल्लाह ताला ने आपको बख्शी थी, उसका तो आपको पता भी नहीं होता है। मौली साहब आते हैं, कुरान की आयत सुनाते हैं, बस आपको लगता है अल्लाह का हुक्म यही है, और वो 2 नंबरी भी कर रहा हो, आधी काटी हुई हदीसें भी सुना रहा हो, आप मान लोगे। जैसे अभी आपने बोला सूरह बकरा का जिक्र किया ना कि कवाम जो मर्द को बनाया गया, होलिस्टिक अप्रोच में लिया ही नहीं उसको। क्यों? क्योंकि इमोशनल सिस्टम ऑन है। इमोशनल सिस्टम ऑन है तो क्या होगा, आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो रैशनल सिस्टम है, उस पर पर्दे पड़ेंगे बार बार, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, उसको वो ठहराव ही नहीं मिलेगा सोचने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी नहीं कभी। और आपको हदीसें सुनाई जाएगी कि अगर
औरत को इजाजत होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरत को अगर इजाजत देता सजदा करने का तो मैं मर्द के सामने सजदा उससे करवाता। नाउज़ु बिल्लाह, वो मर्द भी तो वैसा होना चाहिए था ना, शराब पी के, जिना करके, फहशी करके, लोगों का हक खा के, दो नंबरी करके, फ्रॉड करके, अल्लाह के उसूलों की धज्जियां उड़ा के, मेरे नबी के दीन की धज्जियां उड़ा के मर्द घर के में आ जाए, उसका सजदा करोगे आप पे वो उसूल नाफिज कर दे जो कि अल्लाह ताला ने भी आप पे नहीं रखे थे, उसके सामने सजदा करोगे आप? ये है उसूल दीन का। मर्द को रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, तभी उसको बोला है कि तुम कवाम हो, तुम्हें डिसीजन मेकिंग, और उसके पीछे साइकोलॉजी है, मैं समझा दूंगा आपको आगे जब साइकोलॉजी में आएंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि हाउ मैन व्यू द वर्ल्ड। एक्सपेरिमेंट्स करने ना आपके साथ उस वक्त जो मे बी मैनेजमेंट से कुछ लोग होंगे, मर्द हजरात, उनके उनको मैं यहाँ ला के आपके यहाँ क्लैरिटी लाऊंगा कि किस तरह से मर्द देखते हैं, उनका मेकअप अल्लाह ताला ने रखा है, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेकअप दुनिया का, और किस तरह उनकी वो नेचुरल नहज है, वो डिसीजन मेकिंग की, कवाम की, लीडरशिप की, और औरतों की किस तरह से है। तब आपको समझ आएगा कि यार वो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से अल्लाह ने रखा है कि जब तक वो उसूल पे मर्द खड़ा है या उसूलों पे मर्द खड़ा है, तब तक वो चीज सही है। नहीं है तो कोई उसके सामने सजदा नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की गुलामी के लिए पैदा किया गया, मुझे भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की गुलामी के लिए पैदा किया गया, किसी को किसी मर्द या औरत के लिए पैदा नहीं किया गया। ये रोल्स है जो दुनिया में निभाने इंपॉर्टेंट है, ताकि दुनिया में एक निजाम, एक इंतजाम, एक फलाह का मकाम जो है वो चलता रहे। ये रोल्स नहीं निभाएगा कोई तो प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली यूनिट एक फैमिली सिस्टम एक यूनिट है कायनात का। ये फैमिली यूनिट ठीक रहता है तो कायनात की फलाह होती है। ये फैमिली यूनिट बर्बाद होता है तो कायनात बर्बाद हो जाती है। ये तो रोल्स है, ये तो हमारी हमारी इम्तिहानात है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। और आपको पता होना चाहिए, औरतों में स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल जो है ना, औरतों में, मैं औरतों की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, कॉर्टिसोल की ओवरराइड की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंटिन्यूअसली ऑन होने की वजह से वेट गेन औरतों में बहुत कॉमन है। आप नहीं देखते हो अचानक से कोई बच्ची होती है, उसकी शादी होती है, अचानक से उसका वेट गेन हो जाता है, हम सोचते हैं वाह खाते पीते खानदान में चली गई है, इससे पहले तो सुख भी हुई थी, अब लगता है कि कुछ खा रही है, बड़ी खुश होती होगी। खुश नहीं होती होगी, उसका वेट गेन हो गया बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल ओवरराइड। क्योंकि कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली ग्लूकोज को निकाल रहा होता है, कंटिन्यूअसली ग्लूकोज को निकाल रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोरेज के लिए काम आता है, थ्रेट के काम आता है, सर्वाइवल के काम आता है, उनको बॉडी मसल्स में फेंक देता है कि भाई जान बचा। और उस ग्लूकोज को फिर कहीं ना कहीं पर रखना है ना, तो बॉडी उसको एज फैट एक्यूमुलेट कर लेती है। तो वो जो उस पर चर्बी चढ़ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं कि तंज करते उस बेचारी पे, आपको पता भी नहीं होता है। और आप इनफैक्ट अब तो आपको पता होगा ना, क्योंकि आप अपने भी हालात देखते रहते हो। तो वो जो बाकी लोग उस पर तंज करते रहते हैं ना, वो जाहिल लोग को पता भी नहीं होता उस बच्ची के साथ किस तरह का डैमेज किया जाता है, किस तरह के ब्लास्ट, रोज केमिकल ब्लास्ट उसके बॉडी में करवाए जाते हैं, बात करके, तंज करके, बाकी सारे मामलात उनपे उस पे वो हुक्म नाफिज करके, वो काम उससे करवा के जो कि अल्लाह ताला ने भी उसे फर्ज नहीं रखे, जिसके खिलाफ अल्लाह ताला ने उसको बोला था जाने के लिए। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस्लाम इज द सॉल्यूशन। इस्लाम इज द सॉल्यूशन एंड इस्लाम इज द सॉल्यूशन। आप किसी और के नौकर नहीं हो सिवाय अल्लाह के। जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा ना, तब तक कोई भी चीज सही नहीं हो सकती है। बहरहाल उसमें आऊंगा मैं साइकोलॉजी में, बट नॉनदलेस यू शुड हैव एन आइडिया। सिर्फ वो उसूल निभाने जो अल्लाह ने कहा है, सिर्फ उसका हक अदा करना है जिसका अल्लाह ने कहा है, उतना ही करना है जितना अल्लाह ने कहा है। गुलामी न मर्द की, न औरत की, न बाप की, न माँ की, न बेटे की, न बेटी की, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की। और नहज कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियात। वाकया सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। हुजूर अलैहि सलाम के पास एक शख्स गया, गुलाम था, बोला कि मुझे जो है ना वो मोहब्बत हो गई है एक औरत से, जो कि पहले गुलाम थी लेकिन अब वो गुलाम है नहीं, तो अब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, निकाह करने के लिए तैयार नहीं। और ज़ारो कतार रो रहा है वो शख्स हुजूर अलैहि सलाम के सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला यार इस पे तो बड़ा सीरियस असर हो गया, मसला हो गया। तो हुजूर अलैहि सलाम जो है ना वो जाते हैं एंड उसकी जो है ना वो समझ ली उसकी तरफ से रिश्ता लेके जाते, ताकि उस औरत को बता सके कि सुने जरा, इस तरह का मामला है मेरे भाई के साथ, आप चाहो तो निकाह कर लीजिए इसके साथ। तो हुजूर अलैहि सलाम रिश्ते के लिए जाते। सोचे जरा, अ, वो जाते, वो औरत बोलती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ कैसे, किस तरह से, मतलब खैरियत है? तो हुजूर अलैहि सलाम उसको मसला बयान करते और बोलते हैं कि मैं इसकी तरफ से आया हूँ और मैं रिश्ता लेके आया हूँ, तो ये इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपसे मोहब्बत हो गई इसको, रोता है ज़ारो कतार, तो आप इसके साथ निकाह कर लो। अब सुनिएगा जरा उस औरत ने क्या कहा, वो भी रहमतुल आलमीन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का हुक्म है
या फिर आपकी राय है? देखिए साइकोलॉजी कहां पर हुजूर अलैहि सलाम ने ली थी औरतों की। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके और मेरे सामने हुजूर अलैहि सलाम आए और कुछ बोले करने के लिए, हम तो मर जाएंगे वहीं पर, मतलब उसकी उस चीज को करने के लिए हम तो जान निछावर कर देंगे। बट देखे जरा साइकोलॉजी किस तरह से, वो बारीक सी निशानी कहां पर आप पाते हो। उसने कहा कि उसका नाम शायद बरीरा था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है वही नाम उनका, बहरहाल शायद बरीरा था और मे बी नॉट, बट नॉनदलेस वाकया सही है। तो वो कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है या आपकी राय है? बोले अल्लाह का हुक्म नहीं है, आप अगर चाहो तो कर लो, नहीं तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो वो कहती है अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो फिर तो ठीक है, मुझे नहीं करना इसके साथ निकाह। ये है अल्लाह ताला की गुलामी, ये है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का हो जाना, ये है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सजदा करना, ये है अपनी जान, अपना माल, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी कोशिशें, वो सब अल्लाह की राह में निछावर करना कि जब अल्लाह का हुक्म आएगा मैं सिर्फ उसकी ताबिद, उसकी गुलाम, किसी और की नहीं हूं मैं। कोई और मुझ पे कोई और कानून नाफिज करेगा, मैं रत्ती की टोकरी में फेंक दूंगी। तभी मैंने हाजरा अलैहिस्सलाम का जिक्र पहली सेशन में किया था कि हाजरा अलैहिस्सलाम, आऊंगा ना जब सैराटन पे आऊंगा ना और आपको मैस्लो पढ़ाऊंगा, आपके आंसू इस तरह से बहेंगे ना उस वाक्य पे कि यू गाइस विल बी क्राइंग लाइक लिटिल चिल्ड्रन, जो चीखें मार मार के रो रहे होते। दैट इज हाउ यू विल क्राई, जब मैं आपको उस वाक्य का समझाऊंगा कि कितना बड़ा वाक्य था और हमने किस तरह से उसको आसान लिया। इसी तरह से अल्लाह ताला ने वो वाक्य जो है ना, वो कयामत के दिन तक इस्लाम का हिस्सा नहीं बनाया। सफा मरवा का जो वाक्य, वो बहुत बड़ा वाक्य, हमें समझ नहीं आया वो अभी। हाजरा अलैहिस्सलाम को जिस कंडीशन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा, मैं उसको महसूस भी नहीं कर सकता हूँ। आप लोग तो चले कुछ हद तक कर सकते हो, मैं तो आई कांट इवन थिंक कि क्या ब्लास्ट हो रहे होते होते होंगे उस वक्त हाजरा अलैहिस्सलाम की बॉडी में, कि आप मुझे ऐसी जगह पे छोड़ रहे हो जहां पर कोई भी नहीं है, मेरा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, दूध पी रहा है, अकेला छोड़ रहे हो हमें इस जगह पे, कौन हमें संभालेगा यहाँ पर, क्यों छोड़ रहे हो? उस वक्त असल में मसला ये भी था कि सारा अलैहिस्सलाम के साथ उनका कुछ मसला चल रहा था, उनको लगा था शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको छोड़े हमेशा के लिए, और वो भी ऐसी जगह पे रेगिस्तान के बीच में जहां मीलों तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हजारों मतलब किलोमीटर से चल के आए थे और कोई भी नहीं था वहां पर। प्रीडेटर्स का डर, ठीक है, खाने पीने का डर, पानी का डर, हर चीज का डर, कोई साथी नहीं है। और औरतों को आपको तो आगे जाके ऑक्सीटोसिन में पता चलेगा कि औरतें अपनी पीक फंक्शन पे तब आती है जब ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में रन हो रहा होता है, और ऑक्सीटोसिन तब तक आपकी बॉडी में रन नहीं होगा जब तक कि आपको एक एश्योरिटी, एक ट्रस्ट, या मैं ऐसे समझू एक मर्द आपके साथ बैक ना हो, खड़ा ना हो आपके बैक, एज अ बैक। एक्सपेरिमेंट्स भी बता दूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो आप सोचिए जरा कि जब वो ऑक्सीटोसिन जिसपे वो जिंदा रह रही थी, एक किस्म से आप बता ले समझ ले, उसके मामला तो चला रही थी, जब वो खत्म हो रहा है तो उस पर क्या असर हो रहा होगा कि मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। और वो माँ है जो उसी वक्त माँ बनी है, लेकिन वो क्या कहती है, अल्लाह ने कहा, जी अल्लाह ने कहा, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह मुझे संभाल लेंगे। यानी खामिद छोड़ रहा है, नबी छोड़ के जा रहा है, क्या कह रही है, अल्लाह ने कहा, अब फिर तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला मुझे संभाल लेंगे। ये है अल्लाह ताला की गुलामी, ये है जब सोच अल्लाह ताला पे फिक्स हो जाती है, जब तवक्कुल अल्लाह ताला पे आता है, किसी चीज की परवाह नहीं होती है। जालिम मर्द कहेगा मैं डिवोर्स दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाले, जिल्लत देने वाले, अल्लाह ताला संभाल लेंगे। आई नो गर्ल्स राइट नाउ, सम ऑफ देम आर इन यूके, लिटरली आई नो देम पर्सनली, जिनने डिवोर्स लिया, जो कि एक बदबख्त शख्स था, उससे उससे दूर होके ये कह के कि अल्लाह ताला हमें संभाल लेगा, और अब उनके पास ऐसे से रिश्ते आए हैं ना कि वो सजदों में गिरी पड़ी होती कि या अल्लाह, आप पे ट्रस्ट करके जो आपने मुझे दिया ना, वो कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसके बाद मेरे साथ इतना बेहतरीन होने वाला है। ये लेवल होती है ईमान की जब अल्लाह ताला पे होती है। तभी मैंने कहा अल्लाह इज द ओनली सोल्यूशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना, चलिए वो तो इनवॉलंटरी है, वो भी अल्लाह की तरफ से, बट ये सारे मामलात का आपके कंट्रोल में आना, रेगुलेशन में आना, ये इस्लाम की वजह से ही आएगा, अल्लाह ताला के उसूलों पे आएगा, अल्लाह ताला की डेफिनेशंस पे आएगा, जब आपको अपना रब समझ आएगा और अपना आप समझ आएगा। इतना बड़ा मसला है ये। So I hope I have been of some help inshallah in this session.
बस ये जान ले कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जन्नत का सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहता है, कोई मसला नहीं है उसमें। और जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये जहन्नुम का सिस्टम, असल में जहन्नुम यही है। ये हम लिटरली महसूस करवाते एक एक औरत को, एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को अपने ही घरों में, चाहे माँ हो वो अपनी बच्ची को, या सास हो वो अपनी बहू को, शोहर हो वो अपनी बीवी को, बाप हो वो अपनी बच्ची को, 24 घंटे महसूस करवा रही होती है ये जहन्नुम। सो आई होप क्लियर है सबको आज का मसला जो है। और जस्ट टू ऐड Brother, वन, ask, can we ask one question? It was very emotional actually. तो एक डराने वाला क्वेश्चन ही है मेरी तरफ से. If I can ask right now or I can ask later on also, जी whatever जी is पूछ ले अभी, comfortable by you. जी जी नेचुरल है, नेचुरल क्वेश्चन है, पूछ ले। हाँ, बिकॉज वो एकदम इसी चीज के ऊपर ये करता है, सुपर इम्पोज करता है. जैसे आपने ये बताया ना कि ये जनरेशन्स में ये इस जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर भी है कि जो वेमेन में कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो हाई पाए गए हैं हमारे वाले सब कॉन्टिनेंट में. आई हैव टू नॉर्मल से डॉटर हाई, नॉर्मली हाई होते लेकिन उससे बहुत ज्यादा हाई पाए गए। आई हैव टू डॉटर्स. ओके आई अंडरस्टूड ये वाला मैकेनिज्म जो आप बता रहे हैं ना. आई अंडरस्टूड दैट जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था और बेटी पैदा हुई, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ चीज़ें जहन में डाली. आई वेंट थ्रू द कोर्सेज, आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स. आई ट्राई टू, मैंने अपनी तरीके से अपनी लाइफ में ही चेंज लाने की कोशिश करी. अब मैं एक तरीके से जा रही हूँ. ठीक है. अब मेरी एक और डॉटर है. अब इज इट दैट कि ऑलरेडी जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड मेरी डॉटर्स हैं टू हाई कॉर्टिसोल लेवल्स, और इस चीज को अंडू करने में कितने जनरेशन्स लग सकते हैं? विल माई डॉटर्स, इवन दो दे विल बी रेज्ड इन अ स्टेट जहाँ पर उनको फॉल्स लिम्बिक ट्रिगर्स ना मिले, जहाँ पर उनको अनट्रू लिम्बिक ट्रिगर्स ना मिले, जैसे फॉर एग्जांपल दे डोंट गो टू स्कूल. घर में भी एक सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ वेरी मच माइंडफुल, and they're able to express emotionally, they're able to express, they're able to sit in a conversation with me despite the fact they are quite young right now. So detox का बहुत स्कोप है हमारे इर्द गिर्द इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स अ सिस्टम दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूज फॉर अस. लेकिन मैं स्टक हो रही हूँ इस पोजीशन में कि even if the detox is around already, because generational trauma has been going on up until my stage, have I passed it on to them? And will they see the heat of the generational trauma? And how many generations down the lane, like उनकी daughters जब हों, कितने generations लग सकते हैं कि वो उस चीज की heat से ये बच जाएं? आपको समझ आ रहा है? I hope I'm जी जी आई clear. गॉट योर पॉइंट, या आई गॉट योर पॉइंट, मैं So बताता हूँ। it's I'm very like I was just gobsmacked with this reality right now. Yeah, I can completely understand it. It's a huge problem. That's why I said Islam is the only solution, that when a system of Islam is working, when the system of Islam is working, तो आप पे कोई ऐसे जोर, ऐसे मसले मसलत नहीं कर सकता है जो कि अल्लाह ने नहीं रखे थे। Hmm. इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉनदलेस जो आपका सवाल है, सी इफ यू हैड योर ट्रॉमास इन द चाइल्डहुड एंड योर, it also depends upon socio-economic factors as well. उस सैंपल में, Hmm. उसकी जो सैम्पलिंग हुई है, वो जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स वाले लोग थे, लोअर सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज में, उन पे काफ़ी Hmm. ज़्यादा असर था एज कम्पेयर टू हायर। उन पे भी असर था लेकिन उतना नहीं था जितना उनमें था। Hmm. बट नॉनदलेस इट विल जस्ट टेक वन जनरेशन, दैट्स योर जनरेशन। ठीक है, Okay. जस्ट वन जनरेशन, दैट्स योर जनरेशन। किस तरह से? अल्लाह के उसूल पे आ जाइए बस। टेक योर डेफिनिशंस, सही की गलत की, करना क्या है नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे की बुरे की, अल्लाह ताला से ले लीजिए बस। जिस तरह से अब तो अल्लाह ने आपको आपको पता है मैं डिफाइन किया कितना, ना। मैं किस हद तक इस, बिकॉज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, आई अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. लेकिन आप यकीन करें, एज इफ आई एम लिसनिंग टू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे या ये आई भी नो दैट। पता है एपिजेनेटिक मार्कर्स जो हैं, देयर मेथिलेशन मार्कर्स जो है, उसकी वजह से जनरेशनल ट्रॉमा पास डाउन हो जाता है. लेकिन हम्म
Right now, when I have two daughters right in front of my eyes and I'm looking at this reality, I'm like feeling, okay, I have literally passed on trauma onto them. How long will it take? So if I nurture these girls, is it possible कि even if methylation markers या कोई भी mechanism जो है उनमें जो pass down हुआ हो, is it possible it can be reversed? या इट कैन बी। मैंने वही तो आपको बोला, तभी तो अल्लाह ने जो है ना वो कुरान हमें दिया। मैंने वही कहा, इट विल जस्ट टेक वन जनरेशन। आपकी डेफिनेशन सही होगी, आपको अपना ऑनर पता चल गया जो अल्लाह ने आपको दिया, वो आज़ादी और ताकत आपको समझ आ गई जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बख्शी है। बस आपको देख के वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि आपको फिर उनको भी उसी पे ट्रेन करना है कि देखो मैं इंशाल्लाह। आपकी माँ हूँ, ये आपके वालिद है, लेकिन ये आपके खुदा नहीं है। आपका शौहर है, आपका भाई है, वो आपके खुदा नहीं है। और नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, वी विल बी फॉर यू। नो मैटर व्हाट, कितनी भी हार्श कंडीशंस, कितनी भी खराब कंडीशंस आपकी कहीं पर चलो मान ली गलती भी हो ना, तब भी हम वी विल बी स्टैंडिंग विद यू एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ अल्लाह ताला के उसूलों पे। तो अब उसको बस आपको कुरान के थ्रू, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उसके सबकॉन्शियस को, वही तो मेरा काम है ना। इसलिए तो आपके साथ कोर्स है। साइकोलॉजी में जब डिस्कस करूंगा आपको, क्योंकि अभी तो बस केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, एंडोक्राइनोलॉजी और न्यूरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बट जब साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह, तब आपको समझ आएगा मसला क्या है, किस तरह से इंशाल्लाह। करना होता है। बस अभी ये समझ लिए, डेफिनेशन सही होगी ना हक और बातिल की, सही और गलत की, अपना आप पहचान लिया, अपना ऑनर और किसकी इताअत करनी है, ये विद इन अ जनरेशन ठीक हो सकता है। लिटरली विद इन अ जनरेशन। इट्स वेरी टफ जिस तरह से आपको बर्बाद किया जाता है। और ये सिर्फ आपका केस नहीं है, मैंने अभी कहा कि 80-90% ऑफ द वुमेन राइट नाउ आर सफरिंग फ्रॉम दिस। अगर अभी सैंपल किया जाए, हमारे यहाँ बस सैम्पलिंग नहीं की जाती है। मैंने जब सही। पहले पॉडकास्ट में कहा था ना कि वेस्ट जो है ना वो काफी ज्यादा हमसे आगे, तो उस पे जो बार बार रिपरकशंस आ रही थी वो यही था कि यार सबसे ज्यादा डिप्रेशन तो वहां पर है, सबसे ज्यादा डायज़ेपाम, फेंटानिल, केटामीन, ये सारी चीजें तो वेस्ट में चल रही है। वहां पर इसलिए चल रही है क्योंकि वहां पर डेटा आ रहा है हमारे पास, हमारे यहाँ डेटा बनता ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ डेटा अभी करवा दिया जाए ना, सर्वे करवा दी जाए, सैम्पलिंग करवा दी जाए, आई कैन बेट यू 3 टाइम्स मोर देन वेस्ट हमारे यहाँ मेडिसिन डिप्रेशन की खाई जाती है। एंड इट इज, इसके बारे में कुछ हमारी रिसर्च भी पाई जाती है। तो वो डिसऑर्डर्स हमारे यहाँ निकलेंगे ना औरतों में, जो कि वेस्ट छोड़े, जो कि पूरी कायनात में कहीं पर भी नहीं होगी। कहीं इस और तरह नहीं का इस्लाम हमने मिलेगी। नाफिज किया है। I agree. I completely agree with this. So it will take, it will take software for you to program this इंशाल्लाह। और आपको पता भी नहीं है, मतलब जब मैं आपको वाक्य कहता हूँ उससे आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। बहरहाल आई थिंक आई Inshallah. अचीव्ड माय गोल टुडे। आपको महसूस होगी वो Yeah, चीज़। yeah. हजरत अली को I तीर लग think गया एक। I think every single mother here would be hot in head right now. जी आई नो इट, दैट्स अ गोल। बहरहाल पॉइंट मेरा ये, हजरत अली को एक जंग में ना तीर लग गया। और तीर में जो मसला था ना, वो उसके, वो कोई आम सा तीर नहीं था। वो जब बॉडी में घुसता था तो उसकी जो नोकीले वो सामने वाले पोर्शन है ना, वो खुल जाती थी। तो जैसे वो एरोज जो होते हैं ना, वो उसके फिर छोटे छोटे वो कीज जैसी वो खुल जाती, तो उस तरह से था वो, मतलब चिपट जाना। फिर आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड, माय उर्दू इज नॉट गुड, बट नॉनदलेस यू गाइस गॉट द आइडिया। अब निकालने की कोशिश की तो निकल नहीं रहा था, तकलीफ हो रही थी। ये वाकया इतना इमोशनल करता है ना मुझे कि किस लेवल पे अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था हुजूर अलैहि इस्लाम के थ्रू। उनको क्या नमाज का कंसेप्ट था, अल्लाह का कंसेप्ट था, हमें अभी भी नहीं समझ आया। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की महराज है। देखिए जरा महराज किसको बोलते हैं। हजरत अली ने बोला रुकिए जरा, तीर नहीं निकल रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं नमाज की हालत में आता हूँ, आप फिर निकालिएगा। क्योंकि जब मैं नमाज की हालत में होता हूँ मुझे कुछ महसूस नहीं होता है। वो नमाज की हालत में गए, सबकॉन्शियस इस लेवल पे ट्रेन थी अल्लाह ताला के उसूलों पे, सॉफ्टवेयर इस तरह से ट्रेन था ना कि लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे हजरत अली को महराज होती थी नमाजों में। तीर आराम से निकाला गया, हजरत अली को महसूस भी नहीं हुआ, लिटरली महसूस भी नहीं हुआ। ये थी नमाजें उनके लिए, ये था इस्लाम उनके लिए, ये था अल्लाह उनके लिए। जब उनको शहीद कर दिया गया ना, जब तलवार सिर मुबारक पे चली, तो जो जुमला निकला है ना, वो सिर्फ उसी शख्स की जबान से वो जुमला निकल सकता है उस तकलीफ के वक्त, जो कि उस लेवल पे ट्रेंड हो अल्लाह ताला के उसूलों पे, जो जिसने उस लेवल पे अपने आप को निछावर किया हो अल्लाह ताला पे। सोचे जरा, अभी मैंने आपको एमिगडाला पढ़ाया, अभी मैंने आपको लिम्बिक सिस्टम पढ़ाया। पहला रिएक्शन जब ऐसा होता है ना, क्या होता है इंशा मैम इंशा, आप पे मैं तलवार चला रहा हूँ, पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए एज पर योर बायोलॉजी जो अभी हमने पढ़ी? Rescue, भागना या फाइट करना। डर जाना, सहम जाना, चीखें निकलना। और वो भी तलवार चल रही है तो चीख निकलेगी ना। हम्म। वो नमाज पढ़ा रहे, नमाज की हालत में वो कह रहे
रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, और लगते ही तलवार लगते ही कह रहे हैं रब्बे काबा की कसम मैं जो है ना वो आबाद हो गया, मैं कामयाब हो गया। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये है जिस लेवल का कंट्रोल उनको हुजूर अलैहि सलाम ने सिखाया था। इसी की कोशिश है हमारी इंशाल्लाह, बट या इट विल टेक सम टाइम। अभी बस केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, जब साइकोलॉजिकल पोर्शन पे आएंगे तो वो चीज़ भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। जी, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a question. जी जी मैं जी, आपने बताया था अभी कि जो लोग मतलब कि जो लोग जैसे जिनकी शादी हो जाती है, लड़कियां अक्सर मोटी हो जाती हैं क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कौन सा? क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होती है, उसकी वजह से मोटी हो जाती है फिर। जी। तो बहुत से हमने ऐसा देखा है कि जो डरा के धमका के रखी जाती है लेकिन वो दुबली रहती हैं, ऐसा क्यों? वो डिफरेंट केस है, वो बोन डेंसिटी के साथ उसका केस है, और एस्ट्रोजन के साथ वो मैं बताऊंगा, सेरोटोनिन पे जब आऊंगा ना उस पर इंशाल्लाह बता दूंगा। मोस्टली केस जो है ना, मोस्टली मतलब 90% ऑफ द टाइम जो होगा ना वो यही होगा कि जब जब कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाया जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा, तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा। ग्लूकोज बढ़ने की वजह से फिर उसको कहीं ना कहीं पर रखना है, तो एज फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केस लाइक दिस। बट जब सेरोटोनिन पे आऊंगा इंशाल्लाह तब मैं बताऊंगा। वो कुछ ओके। साइकोलॉजिकल कंडीशंस नहीं, बल्कि कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है, जेनेटिकल कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से कुछ दुबली पतली रहती है, लेकिन उनकी बोन डेंसिटी खराब हो जाती है। सो वन ऑफ द वेज टू चेक, जो मेजर वे है, जो असल में वे है, दैट इज टू चेक द बोन डेंसिटी। जी, शुक्रिया। अच्छा जी जी मेरा एक सवाल था, जो इंशा ने अभी बात की उसी के ऊपर, कि जो बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं हम लोगों की, और जैसे आपने अभी बताया कि जेनेटिकली हम बहुत कुछ ट्रांसफर कर चुके होते हैं, तो जब वो चीज हम कर चुके होते हैं तो आपने कहा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके इंशाअल्लाह ताला वो चेंज होगा, लेकिन जिन बच्चों तक हम लोग वो चीज कर चुके होते हैं, चाहे वो इमोशनली या जेनेटिकली, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं? दैट वाज I started crying, when I was listening what Ansha was saying, because this is the scenario of, I think, for the each and every mother at the moment. और फिर एक और चीज है कि जैसे हम लोग हैं, हम तो ईस्ट में पैदा हुए हैं, वही इंडो पाकिस्तान में, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो डेफिनेटली यहाँ के जो आपको पता है ना कि हर जगह का एक सोशो इकोनॉमिकल जो एक उनके ऊपर असर हो रहा होता है। अगर इंडिया पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है, बांग्लादेश में, तो डेफिनेटली जो जो वेस्ट में हम लोग रहते हैं, लंदन में या जैसे यूरोप में, तो वहां के भी तो एक प्रेशर वो वही बच्चे ले रहे होते हैं, तो जेनेटिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से वो उनके ऊपर चल रहे होते हैं। हाउ कुड वी हेल्प देम टू जस्ट रिवर्स ऑल दीज थिंग्स? नेक्स्ट जनरेशन नहीं मैम इरम, इसी जनरेशन में चेंज हो सकता है बाय वर्किंग ऑन देयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उनकी आईक्यू लेवल्स और ईक्यू लेवल्स को रेज करना है, जो कि हुजूर अलैहि सलाम ने किए थे अपने वक्त पे। हुजूर अलैहि सलाम ऐसे वक्त में आएगा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, महसूस तक नहीं कर सकते हो कि जो उस वक्त औरतों के साथ मामला था, कि एक बच्ची जिंदा पैदा होते दफन होती थी, तो सोचे जरा दूसरी औरत की किस लेवल पे धज्जियां उड़ती होगी उसकी बिल्कुल, इमोशनल हेल्थ सीरत की। में पढ़ा है, बहुत बुरे हालात थे। वो जो या चार चार मर्दों के साथ उनके वो होती थी, और जो 10 मर्दों के साथ जाके एक बच्चा मतलब करती थी, फिर वो मैंने पढ़ा है सीरत में सब कुछ, कि वो जो औरत का जिस वक्त थी, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके ऐसा पहुंचा दिया औरत को कि हीरा से लेके काबा तक एक औरत अकेली सफर करने के काबिल बना दिया, या इस हद तक। दैट्स द पॉइंट। जी बिल्कुल, लेकिन तो हम एक ही लोग, जनरेशन थी ना। बिल्कुल वो तो एक ही जनरेशन यस थी, बस हम लोगों को जैसे आजकल की माओ को हमें डर लगता है, हमारी बेटियों को जब हम देखते हैं, हमारे बच्चों को हम देखते हैं कि या अल्लाह, हम क्या करें, हमने जो गलतियां कर दी या जिसकी हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, या जेनेटिकली भी पास कर हो गई वो चीजें, हम क्या करें? अब आज तो बहुत चीजें डराती है कि हमने अपने आप को भी ठीक करना है, और उम्मत के बच्चों के लिए भी, अपने भी और उम्मत के सारे बच्चों के लिए भी। मेरी इस पे आपसे बात भी हुई थी कि आई एम टीचर एज वेल, तो मैं जो देख रही होती हूँ सोसाइटी में भी और अपने स्कूल में, अपने रिलेटिव्स में, तो वो मुझे शेक कर देता है, इट्स जस्ट लाइक हार्ट ब्रेकिंग। या आई कैन completely understand. I mean, there are some events upon whom I don't react at all because of the fact कि आई नो कि एज अ मैन आई हैव लिमिटेशंस, कि मैं वो महसूस ही नहीं कर सकता हूँ जो कि आप लोग महसूस कर रही होती है। आई हैव माई केस ऑफ मदर इन फ्रंट ऑफ मी, शी इज इन लेट 50s राइट नाउ,
and I can see the brain degeneracy that is happening to her, and I can see the change to her. Now she feels more than she ever felt anything. Even if I smile sometimes, so she's feeling more than what she ever used to feel when I used to smile. And if I sometimes uh, put irritation, if I'm irritated with her sometimes, so she gets numb and she gets sorrowful more than she ever was. So I can understand, मतलब I can just understand what you guys are going through. मैं तो if I go into the detail मैं खुद टूट पड़ूंगा इस पे. I will cry. But nonetheless, what's very important is for you to understand is कि हुजूर अलैहि सलाम की example के through हमें पता चलता है it can be put to default by doing the right things, by having the right definitions, the right psychology and doing the right things. वो जब होगा ना इंशाल्लाह, ये इसीलिए तो कोर्स आपके लिए डिजाइन किया. मैंने क्यों सबसे पहले औरतों को पकड़ा? वो इसलिए बिकॉज आई नो कि जब तक ये इनका मामला ठीक नहीं होगा ना, कोई मामला ठीक नहीं हो सकता है. सो दिस इज द कोर्स दैट्स डिजाइन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इंशाल्लाह. जी, जज़ाकल्लाह खैर। A question. जी नाजिया. See, sir, what is thought? क्या क्या? व्हाट इज Thought. डाउट? Sir, thought. So, Thoughts. sir, I what think is she's thought? saying thoughts. Thoughts. Thoughts, I Thoughts. think she's saying thoughts. Yeah, थॉट्स. thoughts. थॉट्स Yes, sir. Yes, sir. साइकोलॉजी में बता दूंगा. अभी बस ये समझ ले कि आपके सेंसेस के थ्रू जो आप परसीव करते हो अपने माइंड में, ठीक है, the things which you perceive, the processes which happen into your brain by virtue of your senses, experiences and the information you have, उनको हम थॉट्स कहते हैं. ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं. जब साइकोलॉजी पे आऊंगा तो बता दूंगा आराम से, सारा बता दूंगा. Okay, sir. और Thank मुझे you. सिर्फ साइकोलॉजी पे नहीं आना है, मुझे इस्लाम पे असल में आना है, क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर्स के पास जो डेफिनेशंस है माइंड की, कल्ब की, रूह की, नफ्स की, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो काफ़ी डिटेल्ड है. तो उस पर मैं इंशाल्लाह डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूंगा आपकी बॉडी में क्या क्या एलिमेंट्स है और कहाँ से थॉट्स आते हैं, कहाँ से वसवसे आते हैं, कहाँ से डिज़ायर्स आते हैं, वो सब बता दूंगा इंशाल्लाह. साइकोलॉजी वाला Inshallah. पोर्शन. Jazakallah. Jazakallah. I have a question या बारकल्लाह फी. जिसका आप अभी हमें जैसे बताया कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा हाई है फिलहाल, हम अपने इर्द गिर्द देखे होते हैं, तो हम फिलहाल क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है मजीद से डैमेज ना हो? सबसे पहली चीज़, आपकी जो अंडरलाइंग बिलीफ्स है, जो आपकी डेफिनेशंस है, उनको चेंज करना स्टार्ट करें थ्रू कुरान, सीरा और अहादीस. बस इतना काम करना है. प्राइमरली कुरान को हाथ में ले और सीरा को ले. आपकी डेफिनेशंस धीरे धीरे चेंज होगी, सबकॉन्शियस ट्रेन होगा, आप खुद ब खुद में चेंज देखिए. दिस इज द प्राइमरी थिंग. फिर जो जहां पर आपको एफर्ट्स देने, बिकॉज आप लोगों की उम्र बहुत हो गई है, वंस यू क्रॉस 25 इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. बिकॉज मैंने ये तो चले मैं कैसे आपको अभी समझा दूं, जब सेरोटोनिन पे आऊंगा तब समझा दूंगा. बट नॉनदलेस कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़ेंगे आगे जाके जो कि बहुत सैक्रिफाइसिंग वाले काम होने वाले हैं और बहुत टफ काम होने वाले हैं टू ट्यून योर सेल्फ. बट अभी के लिए बस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आगे भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है डेफिनेशंस. उस पर काम करें. साइकोलॉजी में बता दूंगा, बट अभी के लिए डेफिनेशंस पे काम करना स्टार्ट कर दे. ऑलराइट. Sir, कौन सी Okay. definitions? पूरी ठीक है. डेफिनेशंस, आपकी जिंदगी की डेफिनेशन, सही गलत, हलाल हराम, खुदा कौन है, आपका रब, आखिरत, गुलामी, ये सारी चीजें कुरान ने जो दी है ना, वही डेफिनेशंस. Okay. लेकिन हम अपनी डेफिनेशंस ठीक कर लें कि इर्द की डेफिनेशंस जो होती हैं हमारे सोसाइटी में वो भी ठीक ना हो, फिर भी तो कॉर्टिसोल लेवल कोई असर नहीं इंक्रीज पड़ेगा आप पे. आपकी अपनी डेफिनेशंस क्लियर है ना, इट डजंट मैटर फॉर यू. हाजरा अलैहिस्सलाम की डेफिनेशन क्लियर थी ना, बोला ना कि अल्लाह ने बोला है कि आप कर रहे हो, अल्लाह ने किया तो कोई मसला नहीं, संभाल लेंगे. अपनी डेफिनेशन क्लियर होती है ना, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरी जब डेफिनेशन क्लियर हो, मेरी बच्ची की जब डेफिनेशन क्लियर हो ना, मैं उसको शयातीन में रखूं या फिर मैं उसको फरिश्तों में रखूं, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. शी नोज व्हाट शी बिलीव्स इन एंड शी नोज व्हाट शी बिलीव्स इन इज राइट. तो ये है असल में उस सॉफ्टवेयर का मसला, साइकोलॉजी का मसला, सुपीरियर साइकोलॉजी. इट डजंट मैटर आपको फिर कहाँ पर रखा जाएगा, यू नो व्हाट यू आर डूइंग. और आपको किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं होती है, सही या गलत की या टैगिंग की या रिवॉर्ड्स की या तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती है. यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट. ये होती है डेफिनेशंस. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, And can I ask? या प्लीज आस्क.
ओके Go अच्छा ahead. मेरा क्वेश्चन ये है सॉरी कोई और भी बात कर रहा है तो आप प्लीज पहले पूछ लें। चलो लो बाबा आप ही पूछ लो पहले। जी अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चा जो है कोई भी एक बच्चा वो किस एज में ट्रॉमा को फील करना शुरू कर देता है और कौन सी एज ग्रुप में ट्रॉमा उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। महसूस तो पहले से ही करेगा ऑब्वियसली। बच्चा पैदा हो और आप भले ही वो उसको प्रोसेस ना कर पा रहे हो उसके साथ जो कुछ हो रहा है, वो 13 साल के बाद जब उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है इन द सेंस के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोच विचार जब उसमें डेवलप होता है तब जाकर वो समझ पाता है। बट नॉनदलेस तब तक डैमेज हो जाता है। ये पहले 12-13 साल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशल। आई बेट यू, आई गारंटी यू, मैं आपको अगर कोई चीज होती है ना जिसपे मैं कसम उठाता कुरान की कि ये हकीकत है, वो है पहले 12 साल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स इन अ चाइल्ड, क्योंकि मैं जानता हूँ पहले 12 साल आई हैड सम अमेजिंग टीचर्स, आई हैड अमेजिंग चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुछ मसले मेरे साथ आ गए थे और वो बहुत खतरनाक वाले मसले थे। अल्लाह ताला गुजारना था किसी चीज से, बहरहाल उसकी डिस्कशन में नहीं जाना मुझे। बट दे नेवर टुक अ टॉल ऑन मी बिकॉज माई 12 years वर गुड। मैं जब आज भी रिफ्लेक्ट करता हूँ या असाजा से बात करता हूँ कि ऐसे मामला हुए हैं, वो खुद कहते हैं या खुद भी इनफैक्ट अपनी समझ से पता चलता है कि अगर वो किसी और बच्चे पे होते ना पहले 12 साल में तो वो बच्चा डैमेज हो चुका होता। बट मुझे डैमेज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मेरे पहले 12 साल 13 साल बहुत बेहतरीन थे। माई कॉन्फिडेंस लेवल वॉज वेरी मच हाइटन्ड बाई माई टीचर्स, बाई माई पेरेंट्स, especially my father, my mother as well. बट नॉनदलेस ये पहले 12 साल सबसे क्रूशल है, सबसे ज्यादा क्रूशल है पहले 12 साल है। अगर आपको पहले 12 साल केमिस्ट्री ठीक करनी, क्योंकि पहले 12 साल केमिस्ट्री बन रही है, साइकोलॉजी जो है ना वो फिर 12 साल 7 8 9 10 के बाद धीरे धीरे बन रही होती है, उसकी तो जिंदगी भर लग जाती है। लेकिन पहले 12 साल ये जो केमिस्ट्री मैंने आपको बताई ना इसमें लग जाता है। पहले 12 साल ये केमिस्ट्री ठीक रह गई ना जब तक कि इसका 80% मुकम्मल होता है, बस दैट्स इट, डन। आपको फिर कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो मैं उसकी सॉफ्टवेयर पे थोड़ा थोड़ा करके काम करना होगा, वो दैट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू दिस थिंग। ओके नहीं बट मैं ये पूछना ये चाह रही थी कि अगर मे बी बच्चा जो है वो अर्ली ईयर्स में लाइक 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर्स में बहुत कुछ ट्रॉमेटिक उसने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि शायद वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा बट आई नो और उसके बाद अगर बाकी ईयर्स में बच्चे को अच्छे से ट्रेन किया जाए जस्ट अ मिनट तो क्या वो जो डैमेज है वो उतना अंडू हो सकेगा तो वो 12 ईयर्स अभी कंप्लीट तो नहीं हुए। सी इफ द चाइल्ड इज लाइक 6ish 7ish तो काफी हद तक आप उसकी केमिस्ट्री अभी भी चेंज कर सकते हो। 2-3 साल काफी होते हैं, ठीक है, अगर सही तरीके से आप बच्चे पे काम कर लो। और अगर वो 11-12 पार हो चुका है, लेट्स से मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर को ही आपको फिर ठीक करना पड़ेगा, उसके थ्रू चेंज आ सकती है। बट नॉनदलेस यू हैव द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू ट्यून द हार्डवेयर, तो यू हैव इनफ टाइम आई गेस, अगर इफ वो 6 7 8 में है अभी तो। ऑलराइट जज़ाकल्लाह खैर। या बारकल्लाहु फी। बट ये याद रखिएगा उसका आपको ठीक नहीं करना है, पहले पहले खुद का ठीक करना है। बच्चा इमोशनल हाइज में ग्रो होता है, आपके इमोशनल हाइज, वो आपको देख के आपकी हरकतें समझ के महसूस करके सेंस करके काम कर रहा होता है, डेफिनेशंस बना रहा होता है, अपने आप का मेकअप उसका ठीक हो रहा होता है। लिटरली उसके न्यूरॉन्स की शेप आपके बिहेवियर से चेंज हो रही होती है, लिटरली न्यूरॉन्स की शेप। तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको देख के वो ग्रो होगा फिर इंशाल्लाह। या नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहान Okay, वफा। sir. Uh, Yeah, I have a question. Like, I'm a daughter. Like, I'm an adult, but I'm a daughter. I'm not a mother yet. तो जैसे आपने बोला ना कि you are seeing your mother towards that degeneration. I am also seeing my mother in that phase where she's, moving towards that degeneration, and yeah, like she feels everything heightened. As a daughter, I want to know. I mean, of course, I want to help her with a lot of, this emotional stuff. I know वो उस level पे जाके नहीं हो सकता है, but I just want to know like इस stage पे like she'll be 60 in some months. तो इस स्टेज पे हाउ डू आई लाइक व्हाट कैन आई डू फॉर हर। कुरान की आयत है, उफ भी नहीं करना है, उफ भी नहीं उनके सामने, इवन इफ दे आर रॉन्ग। ये उसूल जान ले कि इसीलिए अल्लाह ताला ने उसूल दिया है बूढ़े माँ बाप के साथ, क्योंकि 40s के बाद ब्रेन रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उनका वो महसूस करना बहुत ज़्यादा, इरिटेट होना,
चिढ़ जाना, गुस्सा करना, भूल जाना, काम बराबर ना करना, क्वालिटी ठीक ना रखना, आपको इरिटेट करना, बार बार थॉट्स रिपीट करना, वो इस ब्रेन डीजनरेशन की वजह से हो जाता है। सो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि सिर्फ मोहब्बत से पेश आओ, उफ तक नहीं, मतलब अपने चेहरे का एक्सप्रेशन भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको महसूस हो कि कुछ हो रहा है। I face a lot of problem right now because I know कि मेरा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है वो बहुत लेट शिफ्ट हुआ है, मतलब इट्स जस्ट बीन 3 years and I'm still doing it, doing some hardcore exercises, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज जो असाजा सिखा रहे हैं, बट आई नो कि मुझे बहुत मुसीबत अभी फेस करनी पड़ रही है बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेन्ड फ्रॉम एन अर्ली एज। आपके साथ भी वही फेस होगा, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू, बट या दैट्स अ टेस्ट। तो गिव लव, केयर टू हर, जितना भी हो सके अपने वालिद से भी लव एंड केयर इस एज में। वो गलत भी है ना, उफ भी नहीं करना है, अपने चेहरे की एक्सप्रेशन भी इरिटेटिंग नहीं बनानी है, बिकॉज लिटरली दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। उनके अंदर अभी ब्लास्ट हो रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों से फट रहे होते हैं वो अंदर से, दिमाग सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता है, रिजिड हो चुका होता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी होती है, हॉर्मोन्स का मसला आ जाता है, वो ग्लैंड्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, डीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं। सो कुरान ने उसूल बताया, कुरान को ही फॉलो करे, उफ भी नहीं करना है, मोहब्बत और प्यार से बात करनी है, इवन इफ दे आर रॉन्ग। इज दैट क्लियर? या जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फी। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस विल एंड द सेशन। सर आपने बताया था ना कि आप फ्रीज रिस्पॉन्स का कॉर्टिसोल वाले लेक्चर में बता देंगे। किसका? फ्रीज रिस्पॉन्स, जो मैंने सीखा था फ्रीज मैंने अभी फ्लाइट और बताया ना आपको, आई गॉट इट। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। फ्रीज मैंने अभी बताया ना आपको कि जो कॉर्टिसोल होता है ना, हैंड्स और जो हैंड्स ट्रेम्बल करते हैं, शिवरिंग होती है, हाथ फ्रीज हो जाते हैं, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि जो ग्लूकोज है ना वो निकाल दिया जाता है, और जो एसेंशियल पार्ट्स है, जैसे मैंने आपको बोला आपकी ट्राइसेप्स है और इलियाक्स है टांगों में, वहां पर डाला जाता है सो दैट फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हो सके। और जो कॉर्टिसोल का विड्रॉल भी आई एम रियली सॉरी, कॉर्टिसोल को जो विड्रॉल भी होता है ना, उसकी आप याद रखिएगा, कॉर्टिसोल के विड्रॉल में लगभग 40 मिनट लग जाते हैं, तो 40 मिनट तक तो आपको फील करोगे ही करोगे। नॉनदलेस व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जो आप में वो जो सॉर्ट ऑफ वो फ्रीज हो जाते हो ना आप, वो जिस तरह आपने बोला आपके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, शिवर होता है, ट्रैम्बल होता है, दैट इज बिकॉज कि कॉर्टिसोल की अब विड्रॉल हो रहा होता है, तो ग्लूकोज है ना वो छीन लिया जाता है, मतलब स्टार्ट में पहले ग्लूकोज वहां से निकाल के मेन ऑर्गन्स की तरफ लाया जाता है। इज दैट क्लियर? सर नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी जब इंसान फ्लाइट और फाइट नहीं कर पाता तो वो बिल्कुल नम हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता और बहुत देर तक नहीं कर पाता। या वो दैट इज बिकॉज जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसकी ओवरराइड हो जाती है, तो स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, उसको स्टिफनेस कहते हैं। उसके लिए एक टर्म है, व्हाट इज दैट, एक टर्म है उसके लिए, बड़ी फेमस है उसके लिए, पोस्ट एंजाइटी स्टिफनेस उसको कहते हैं शायद, या PAS, पोस्ट एंजाइटी स्टिफनेस उसको कहते हैं। वो असल में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना उसके ओवरराइड की वजह से हो जाती है, वो भी इसी की प्रॉब्लम है। वो बार बार इतना ज्यादा आपको जो है ना वो आप समझ लो स्टिमुलेट किया जाता है, इतना ज़्यादा इसको एक्टिवेट किया जाता है ना, या फिर मैं इसको कहूँ एक्टिवेशन में रखा जाता है, कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी बॉडी जो है ना, आपकी मसल जो है ना स्टिफ हो जाती है, क्योंकि अब उन पे मतलब उनके यहाँ वो ताकत नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती, कि वो बस थक चुके होते हैं। इनफैक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो ग्लैंड्स है वो भी डैमेज हो चुके होते हैं, तो प्रॉपरली ग्लूकोज अब पहुंच ही नहीं पाता है, इतना आपको एग्जॉस्ट किया जाता है इस सिस्टम को। पोस्ट एंजाइटी स्टिफनेस उसको कहते हैं। बहरहाल एंजाइटी का जो रिलेशन है वो सिर्फ कॉर्टिसोल के साथ नहीं है, दैट इज विद सेरोटोनिन एज वेल। उस पर जब आएंगे तो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको एंजाइटी के बारे में और कुछ। अभी इतना क्लियर हो गया क्यों हो रहा है? यस ओके सर क्वेश्चन है जी लाइबा। सर। देखें, जैसे आपने कहा कि मार्क्स की दौड़ लगी हुई है ना, बच्चे हर वक्त वो एक डर में रहते हैं कि हमने बस मार्क्स लेने हैं, उन्हें किसी चीज़ की समझ आ रही है या नहीं आ रही, बस वो ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं इसमें अपना रोल कैसे प्ले कर सकती हूँ कि बच्चे इस डर से बाहर निकल सकें, क्योंकि मैं सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकते आप, ये याद रखिएगा, ये सिस्टम उनको ऐसे रख रहा है। आप कितना भी उन पे वो उनके साथ अच्छे से मोहब्बत से पेश आए ना, जिस सिस्टम में वो है, खासकर जो माँ बाप घर में है उनके, जो फिरौन से भी बदतर हो चुके हैं, और जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है, उनको डैमेज करके ही रहेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बच्चों को स्कूल से निकाले एक सर्टेन एज तक, एक एलिजिबल एज तक,
उनको घर पे ट्रेन करे ताकि आप उनको बड़े मामलात के लिए फिर ट्रेन कर सके, उन पे उसका असर ना हो, उनकी डेफिनेशंस खुद की क्लियर हो। अब एज अ टीचर ऑल यू कैन डू इज कि उनके सॉफ्टवेयर पे काम करे, साइकोलॉजी पे काम करे, उनकी डेफिनेशंस को पे काम करे। वो किस तरह से होता है, चैलेंज होती है, उनकी जो अपनी डेफिनेशंस होती है उसको चैलेंज करे, और अल्लाह ताला की जो डेफिनेशंस है वो उनमें डालने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल यू कैन डू, बट ट्रस्ट मी दैट इज लाइक ए डैमेज कंट्रोल। वो डैमेज को रोकेगा नहीं, बट कोशिश सर करनी है। जी सर कितनी एज तक उनको घर पे पढ़ाना होगा और स्कूल ना भेजे तो पहले 12 ये साल, डैमेज ना हो? 12 साल, पहले 12 साल। जी सर, थैंक यू। और जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सेवरल कंडीशंस क्या मतलब, बाप भी जो है ना वो नौकरी कर रहा है, माँ भी नौकरी कर रही है, और मजबूरी के तहत माँ नौकरी कर रही है, ऐसे मामलात में तो फिर समझ भी सकता हूँ 7 साल के बाद आप डाल भी सकते हो, बट नॉनदलेस फर्स्ट 12 years अगर ना नफका चल रहा है घर में ठीक से तो बच्चे को डैमेज ना करे, पहले 12 साल तो बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट उसके बाद आपका बच्चा अब स्कूल जाने के लिए तैयार भी नहीं होगा, वो बोलेगा मुझे इन छोटी जगहों पे ना छोड़े, बड़े मामलात में, बड़े सेंटर्स में मुझे जाने दे, रिसर्च सेंटर्स में मुझे जाने दे, यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जाने दे, लेबोरेटरीज में मुझे जाने दे, या फिर इनोवेशन में मुझे जाने दे। इस लेवल पे उसको वो ट्रेन हो जाता है तब तक, अगर आपको आए सही से। सर उसके लिए तो पेरेंटिंग सर की अगर घर का जी जी, अगर घर का अगर माहौल वैसा ना हो, उन्हें एजुकेशन ऐसे घर के माहौल से ना मिल रही हो और सिर्फ माँ ही उनको पढ़ा रही हो, तो क्या उनके लिए ये ठीक होगा? नहीं, आपको टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे ना। होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ आप खुद ही करवा दो। होम स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेन वो आपके घर के ही माहौल में होते, सेफेस्ट माहौल में होते, और माँ के अंडर होते, वालिद के अंडर, बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते उसके लिए टीचर्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे उनके साथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की पीक पे वो लेके जाए। अदरवाइज अगर आपने उनको पढ़ाया ना, जैसे कि यहाँ की माई करती है, वही बच्चों को सब पढ़ा देती है, तो वो असल में उनके पोटेंशियल को खराब करती है। जबकि बच्चा जो है ना वो 11-12 साल में नोबेल विनिंग रिसर्च पढ़ सकता है, समझ सकता है, और इनोवेशन में आ सकता है। आप वो नहीं करवा सकते हो बिकॉज आपके पास वो एक्सपोजर नहीं होता है। मेरी माँ के पास भी वो एक्सपोजर नहीं है, इवन दो आई एम ट्रेन बाय माई मदर, मुझे बचपन में मेरी माँ नहीं पढ़ाया, बट आई नो कि उसके पास वो एक्सपोजर नहीं था, जितना था उसने कोशिश की, बट दैट्स नॉट इनफ। इज दैट क्लियर? ना सर अभी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल नहीं, हस्बैंड की तरफ से इजाजत भी नहीं होती, तो सर एक मदर किस हद तक कर सकती है? मतलब ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है वहाँ गांव में तो। सॉरी, मैं जवाब दूं इनको एक छोटी सी बात से? जी जी, व्हाट्स योर नेम? मैं इरम बात कर रही हूँ। अच्छा मैम इरम, बोलो बोलो, पूछ बोलो इनसे। जी, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं लंदन में रहती हूँ और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड हो रहा है। और ट्रेंड क्या हो रहा है, जिन बिन माओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर कुछ समझ आ रहा है, अल्लाह के दीन की बात समझ आ रही है, और यहाँ के माहौल की वजह से वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि बच्चों को होम स्कूलिंग कराएं। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही सेम मसला है सिस्टर जो आपको मसला है। तो उसके लिए कुछ लोगों ने कुछ अच्छे टीचर्स ने जो मैथ्स में स्पेशलाइज किया हुआ है, साइंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में, so they are teaching and most of them are just not charging the huge amounts, कोई ऐसे पैसे भी नहीं चार्ज कर रहे वो, they are doing for फी सबिलिल्लाह। और वो चाहते हैं कि बच्चों को वो स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएं। but you have to just find out, और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, I can help you, I can give you, मैं उनसे पहले इजाजत लूंगी और फिर आपको उनके नंबर्स भी दे सकती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं, कम्युनिटी बनती जा रही है इंशाअल्लाह ताला। जी सिस्टर, अगर हो सके तो प्लीज वो हेल्प मेरी कर दीजिएगा आप जी। जी, मैं पहले उनसे पूछूंगी, क्योंकि उनसे इजाजत मिल जाएगी तो मैं उनका नंबर आपको जरूर शेयर कर दूंगी। अव्वलीन याद रखिएगा कि बिफोर गोइंग टू एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनको ट्रेन करें, ठीक है मैम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाम क्या आपका? ताइबा नाम है आपका? मैमूना। अच्छा मैमुना, आप याद रखिएगा कि पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पे, बस आपने ये काम कर दिया ना, उनको अपना नबी समझ आ गया ना, वो ऐसे ऐसे काम करेंगे ना, फिर आप और मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको और मुझे तो नबी समझ नहीं आया है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं डंके की चोट पे इसको कह रहा हूँ, बड़े शर्म के साथ कह रहा हूँ, लेकिन कि ना आपको ना मुझे ना यहाँ पर किसी को अपना नबी समझ आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैंने सिर्फ 2-4 बातें आपकी बोली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। देखिए जरा किस लेवल पे वो मास्टर थे आपकी बायोलॉजी के, साइकोलॉजी के, न्यूरोकेमिस्ट्री के।
इस लेवल पे उनको अल्लाह ने इल्म दिया था, लेकिन हमें कभी समझा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नबी वो समझ आए, बाकी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक धीरे धीरे आ जाएंगे उसमें। या क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी मेरे को इसके लिए अब सर। सिलेबस बेसिकली मैं भी क्लास 11 में हूँ। जी लाइबा, क्लास 11 में हो आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया है और हमें बचपन से इसी मॉडल पे ट्रेन किया जाता है कि आपने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और यही सब कुछ है। और सेम लेवल पे मैं अपने स्कूल में भी टॉपर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से भी कॉलेज में भी है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि हमारी लाइफ में स्टूडेंट में और मैं अपने आसपास अपने फ्रेंड्स पे भी देखूं तो हम मोस्टली टाइम हम स्ट्रेस में रहते हैं। एकेडमी टेस्ट का स्ट्रेस रहता है, हमें कॉलेज टेस्ट का स्ट्रेस रहता है। हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन सारी कंडीशंस को? लाइक हम क्या कर सकते हैं? सेरोटोनिन अलाइनमेंट में पढ़ा दूंगा मैं, ये सब सेरोटोनिन की गलत अलाइनमेंट्स की वजह से हो जाता है, पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। सेरोटोनिन जब ओके सही जगह पे अलाइन होते हैं ना, उसको मॉलिक्यूल ऑफ पर्पस कहते हैं। पर्पस, ये याद रखिएगा। लाइबा, लाइबा ही है ना नाम आपका? जी जी सर। बेटा पर्पस, हाँ, पर्पस इज द रियल थिंग। आपके डिप्रेशन की दवाई पर्पस, आपकी एंजाइटी की दवाई पर्पस, आपके स्ट्रेस की दवाई पर्पस, आपकी जिंदगी के मामलात के का सोल्यूशन पर्पस। तो मॉलिक्यूल ऑफ पर्पस जब मैं पढ़ूंगा आपको सेरोटोनिन, उसमें इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीखें निकलेगी ना आप में, विल बी लाइक कर्सिंग योरसेल्फ की पूरी जिंदगी आपने वेस्ट की है, क्योंकि सेरोटोनिन सही जगह पे अलाइन था ही नहीं, अल्लाह ताला के साथ था ही नहीं, हुजूर अलैहि सलाम के साथ था ही नहीं, सारा जाया कर देते हैं हम। बट जब उसमें आऊंगा इंशाल्लाह बता दूंगा। ओके जो सर। सिलेबस है सर मेरे को क्वेश्चन सामीन कोई सवाल पूछ रही थी, मैंने उनको म्यूट कर दिया था। जी सामीन, पहले आप पूछ ले, मैं सब पे आता हूँ, डोंट वरी। जैसे आपने बताया कि जो आफ्टर 25 होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है ये सारी चीज़ों में, उनको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो अंडर 25 हैं और अनमैरिड हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स अपने अंदर सही करना, ये ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन को ना ट्रांसफ़र हो, तो ये पॉसिबल है? या इट्स वेरी इजी फॉर द वंस हु आर अंडर 25, समझ ले लेट टीन एज में है या अर्ली 20s में है, 21, 22, 23, 24 तक, उनके लिए कम एफर्ट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी उस वक्त बहुत हाई होती है। ऑलराइट, उसके बाद थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। असल में फ्लेक्सिबिलिटी का मसला जो है ना, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ भी है। ईगो जो बढ़ जाता है इंसान का, या अपनी डेफिनेशंस पे जो इंसान फिर चलता रहता है और अपनी डिस्पोजिशन को दबाता रहता है अंदर के थॉट्स को, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। बहरहाल it's relatively it's easier for you guys because you और have a very से flexible brain right now. जो बच्चों का जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है तो उनके लिए भी इस एज में पॉसिबल है या? सामीन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा इस एज में क्या? चाइल्डहुड ट्रॉमा जिन बच्चों का होता है तो उनके लिए भी ये एज में ये सारी चीजें समझना और सही करना अपने अंदर, वो पॉसिबल है? या एनी एज, हुजूर अलैहि सलाम ने दिखा दिया ना, किसी भी एज में। बट वही मैंने कहा कि एफर्ट्स डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट्स विल डिफर। इफ मैम इंशा हैज टू अपग्रेड हर सॉफ्टवेयर, तो कुछ ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, कुछ नहीं बहुत एफर्ट्स लगेंगे। बट इफ सामीन और लाइबा हैज टू दैट, थोड़े कम एफर्ट्स लगेंगे, बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी हाई। ओके, सर अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक एक पूछे, दो की आवाज आ रही है। जी सर, अपनी मुझे पूछना था पहले। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि जो हम बच्चे को थोड़ा डांटते हैं ना घर में, सर उसका असर भी उस पे पड़ जाता है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चे को जो है ना, वो तकलीफ का डर नहीं डालना है, ये याद रखिएगा। एक होता है एम्पैथी, सजा और जजा का मसला। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा जो है ना, वो आपके घर आता है, आपको पता चलता है कि आपके बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की कोई चीज चुरा ली है या उसको थप्पड़ मारा है, तकलीफ पहुंचाई है, तो उसको वहां पर महसूस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। महसूस करवाना, महसूस, मारना पीटना नहीं, या उसको तकलीफ नहीं देना डर की वजह से कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है मसला क्या किया उसने। महसूस करवाना कि उसने कोई चीज की है बहुत बड़ी, वो तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो फिरौन बन जाएगा। लेकिन वो जो डराना उसको, धमकाना उसको, तकलीफ उसको पहुंचाना, डांटना उसको, जो उसको समझ ही नहीं आ रहा है उसके साथ क्यों हो रहा है, वो बिल्कुल उसके खिलाफ हुजूर अलैहि सलाम ने हमारे पास एग्जांपल्स रखी है। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। एम्पैथी डालना इज वन थिंग, डराना धमकाना डांटना इज अनदर थिंग। जी, अब जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कोई चारा नहीं कि हम होम स्कूलिंग करें। अब हमारे बच्चे, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए मदर घर में? उनको कैसे मैं
ट्रेन सीरत करूं नबी कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सीरत सहाबियात को प्रैक्टिस करे और उनको भी प्रैक्टिस करवाना सिखाए। पहले तो उनकी जो एज है वो डेफिनेशंस की है, आपकी एज है प्रैक्टिस की, तो आपके डबल काम है। एक तो अपनी डेफिनेशन जो कि आप इस कोर्स से ले रहे हो वो ठीक करनी है, फिर उसको प्रैक्टिस भी करना है, और बच्चों को बस डेफिनेशंस कंटिन्यूसली देते रहनी है और वो आपको देख के चेंज होते रहेंगे। सो व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज सीरा, बच्चों के साथ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा, कससुल अंबिया जिसको हम कहते हैं, और अपने साथ थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स। ओके, जी सर। साइकोलॉजी में सारी चीज़ें समझा दूंगा, आप टेंशन ना लो। आपके अभी जितने भी सवाल आते हैं ना, मुझे पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने बहुत खतरनाक तार को छेड़ा है। आई नहीं नो जो इट, बट साइकोलॉजी जी में मैम इंशाल्लाह सारा क्लियर कर दूंगा। सर रोना आ रहा था जब मैम इंशा और इरम बात कर रही थी, क्योंकि अब हमारे बच्चों का मसला नहीं है, ये है क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये डाला है हमारे दिल में, जो वो दीन का, जो हमने चाहा है कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत है वो अकॉर्डिंग टू दीन हम करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन फिर मसला इंशाल्लाह आता है यही कि बाकी घर में भी हम देखते हैं जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं उनकी क्या हालत है, तो वही उस पे बहुत रोना आ रहा है कि होगा क्या। गाबिर सर, आप मुझे अपने एक बच्चों बात को ट्रेन बताएं। करेंगे, आप खुद को, गाबिर सर, मुझे और एक मिनट मुझे दीजिएगा, आप सो खुद सॉरी, को। नहीं, इसी के रिलेटेड हमारे कोई छोटे ग्रुप्स बन सकते हैं क्या? बिकॉज आई कैन फील एवरीवन्स हार्ट। हर एक आपने बहुत तगड़ी तार आज पकड़ी हम सबकी। हमारे छोटे ग्रुप्स बन सकते हैं क्या जिसमें हम लोग पर्सनली बात कर सकें आपस में? रुकिए जरा, अब वर्षा है यहाँ पे या फिर सना है यहाँ पर या हमास, मैनेजमेंट से कोई है यहाँ पे? जी जी। ओके, सो फरद, ट्राई टू कन्वे मैसेज टू द क्लस्टर मैनेजर्स, उनको बोल दे इनको 10-10 मेंबर्स की ग्रुप्स में तकसीम कर दे, ठीक है? मेक श्योर आई कि एम सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। जी हेलो। सो ऑल द मैनेजमेंट, जो क्लस्टर मैनेजर्स हैं उनको बोल दीजिएगा छोटे छोटे ग्रुप्स बना दे, क्योंकि इनके जो आगे आने वाले टास्क है ना, उसके लिए डिस्कशन इनकी आपस में और आपस में एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 10-10 मेंबर्स का ग्रुप चाहिए ही चाहिए हमें। सो मेक श्योर कि 7-8 छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाए, 8-10, और इनको उसमें तकसीम कर दे, वेयर दे कैन डिस्कस थिंग्स इंशाल्लाह। ओके। क्वेश्चन था कि आपने बात की होम स्कूलिंग की, या तो अगर हम बच्चों को होम स्कूलिंग कराएं, कि हमें क्या इस सिलेबस के बारे में स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? क्योंकि जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उससे तो वही सिस्टम रहेगा जो स्कूल में होता है। यस, सिलेबस हैज टू बी अ डिफरेंट वन। इनफैक्ट सिलेबस नहीं, पूरा करिकुलम डिफरेंट होने होम स्कूलिंग में होता है। स्टेम एंड सीरा में हमने क्यों बच्चों को 7 साल में स्टेम में डाल दिया? बिकॉज हमने एक ऐसा करिकुलम दिया जहाँ पर हम कुरान और सीरा की लेंस के थ्रू उनको मॉडर्न साइंसेस की पीक तक लेके जाए इंशाल्लाह। सो या सिलेबस हैज टू बी अ डिफरेंट वन, अदरवाइज अगर आप वही पढ़ा रहे हो जो कि स्कूल में पढ़ा रहे हो, फिर तो बर्बाद ही है ना बच्चा। 7 से 12 साल तक बच्चा वो चीज़ें सीख सकता है जो कि आज के साइंटिस्ट 80 साल की रिसर्च के बाद सीखते हैं। इतनी अल्लाह ने उनके दिमाग की वसत रखी होती है और कैपेबिलिटी रखी, एबिलिटीज रखी होती है। सोचिए जरा। आप गाइड कर देंगे इस बारे में? जी जी, कोई मसला नहीं है, कर दूंगा मैं। आबिद, आप जब करवा रहे हैं स्टेम का तो फिर इन मदर्स के लिए आसानी है, फिर तो किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। या वी हैव रिसेंटली लॉन्च फिजिक्स एज वेल, उसकी तो ओरिएंटेशन भी हो गई थी। इनफैक्ट उसका सिलेबस मैंने खुद डिजाइन किया है, टेकिंग हेल्प जी फ्रॉम टॉप स्कॉलर्स आई नो, मतलब रिसर्चर्स आई नो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो गुड दे सो कैन अप्रोच फिजिक्स, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। जी जी जी, फिर तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इवन आई कैन जस्ट रेफर योर स्टेम क्लब टू अदर पेरेंट्स हियर एज वेल, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दे आर जस्ट क्राइंग फॉर द सिस्टम। यू कांट इवन इमेजिन कि यहाँ पर हमें जो प्रेशर्स हैं वो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान वाले सोच भी नहीं सकते हैं। एंड मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, देयर आर फ्यू सर्टेन थिंग्स। तो या आई नो द सोसाइटल मेकअप जिस तरह से वहां पर है ना, दे जी गाइस कांट इवन थिंक क्या चल रहा है, उनके बच्चे वो फेस भी नहीं कर सकते जो कि आप वहां पर फेस कर रहे हो। एग्जैक्टली। और आप यकीन करें कि हम रो रहे होते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे हम कैसे कर सकते हैं। और रिलीजियस प्रैक्टिसिंग पेरेंट्स, फैमिलीज, उनके बच्चे यकीन करें ऐसी ऐसी चीजों में चले गए हैं। दे डिनाइड अल्लाह ताला, दे डिनाइड दीन, वो बिल्कुल घर छोड़ गए हैं। और
LGBTQ, you can't even think about it, क्या करते हैं, drugs and then gang wars, you name it, everything. Yeah, I can understand. हम बात भी हुई है उस बारे में. बहरहाल, you can recommend for sure. जी And in fact, we'll इंशाल्लाह. have small batch. We have, made it. We have make it. We will make it sure कि batch बहुत छोटे हो, so that children will benefit inshallah. So yeah, physics launch हो गई है, chemistry, biology, mathematics, advanced level की, literally basic से बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना ABCD से advanced level तक इंशाल्लाह 2 साल का courses launch कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, और वो भी कुरान और सीरा की लेंस फिर उसमें ऐड करके. तो yeah, you guys should recommend इंशाल्लाह. But बहरहाल my point is कि आपके बहुत सारे सवालात हैं. We'll have another session जो कि अगले हफ्ते होगा cortisol के ही बारे में इंशाल्लाह. उसके बाद जब cortisol की जो थ्योरी है हमारी वो मुकम्मल होगी, we'll have Q&A session separately, literally separate Q&A session 2 घंटे का, जहाँ पर जितने आपके सवालात हैं, चाहे वो आप लिख के मुझे भेजो या फिर वहां पर आप मुझसे पूछो, they will be addressed इंशाल्लाह. So yes, last one question. जी आखिरी सवाल पूछे. ओके सर, हम लोग ना एक स्कूल रन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का टारगेट जो है वो हमारे जैसे मेड आती है उनके बच्चे हो गए, या फिर जो सब्जी वाला का बच्चा हो गया, ऐसे ये वाला जो है ना लोअर क्लास जो है उनके बच्चे हैं. और हम लोग का हम लोग सीरा पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मुस्लिम हीरोज की क्लास होती है बेसिक, वो हफ्ते में 1 बार होती है. और हम लोग जो भी उस क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, इन द एंड बच्चे तो हैं वो अपने घर जाते हैं, और बच्चे जो हैं कोई 9 साल का है, कोई 8 साल का है, और घर का माहौल आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनका कैसा है. तो जब वो नेक्स्ट वीक वापस आते हैं, ऐसा लगता है कि जितनी हम मेहनत करें वो सारी लाइक एक वेन में जा रही है. तो पेरेंट्स वर्कशॉप करवाए, ठीक है, महीने में 2 बार पेरेंट्स वर्कशॉप करवाए, चाहे 70% बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, 60%, एक पेरेंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, पेरेंट्स वर्कशॉप करवाए. फर्स्ट ट्रेनिंग शुड बी ऑफ पेरेंट्स, फिर बच्चों की. क्लियर? ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर. Question specific to the topic, please. Last question specific to topic. सर आपने ग्रुप डिवीजन के बारे में बात की, वो ग्रुप डिवीजन किस बेसिस पे करना है, हम कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे मैं बताऊंगा हमारी बैच में किस तरह से डिवाइड हुआ था. हमारी बैच पे डिवाइड हुआ था एज पर द टाइमिंग्स जो कि जिस कंट्री में है. कोई यूरोप में है तो उनके लिए हमने अलग से ग्रुप रखा था, कोई इंडिया में है तो उनके लिए अलग से, कोई कहीं और जगह पे तो अलग से. बट मैं चाहता हूँ आप लोग मिक्स कर दे उसको. देयर शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया एनी सच. बस 10 मेंबर्स एक ग्रुप में आ सकते हैं, वो कहीं से भी हो, किसी भी तरह से हो. डाइवर्सिटी होगी तो काफी ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाएगी. तो टोटली अप टू यू. 5-10 ग्रुप्स की लिंक्स आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. जो ग्रुप्स पहले फिल होते जाएंगे वो बंद होते जाएंगे, और जो बचते रहेंगे उसमें आप एंटर हो सकते हो. इज दैट क्लियर? यस सर. लेट इट बी रैंडम बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. जी, क्वेश्चन टू द टॉपिक. Rabit, can I please ask a small question? या प्लीज. जो अभी डिस्कशन हुआ उसके वजह से मैं पूछ रही हूँ ये कि जैसे जैसे आप कोर्स के बारे में आगे आगे चलते जाओगे ना, तो आई थिंक बार बार ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहेगा पेरेंटिंग को लेकर, बिकॉज बीइंग मदर्स हमारी ज्यादा फिक्र ये रहती है कि हम अब आगे कैसे बचाएं, तो वो एक नेचुरल चीज है. तो पेरेंटिंग को लेकर जैसे आपने अभी एक सिस्टर को सजेस्ट भी किया कि पेरेंटिंग वर्कशॉप्स कराई, तो क्या ये इस कोर्स में इसका कोई चंक कवर होगा या सेपरेटली आपने इसके बारे में कुछ सोचा हुआ है? सेपरेट कोर्सेज लॉन्च होंगे पेरेंटिंग के बारे में. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेरेंटिंग के बारे में सेपरेट कोर्सेज. वी कैन नॉट कवर देम इन दीज कोर्सेज. वक्त कम है, काम बहुत ज्यादा है आपके साथ. आई हैव टू कवर सहाबियात, आई हैव टू मेक योर EQ, आई हैव टू शूट अप योर EQ, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू शूट अप योर IQ एज वेल. नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर पेरेंटिंग को छेड़ सकूं. बीच बीच में बात हो जाएगी बट नॉट एक्सक्लूसिवली. इफ दिस इज अ कोर्स जो कि अगर इस कोर्स को हम 15 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो आई कैन डू पेरेंटिंग वर्कशॉप विद यू डिटेल में, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. 9 महीने का कोर्स है. जी, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, सो आई वांटेड टू गेट दैट आउट द वे. Is it possible that we could extend? That's the point. Is it possible that we could actually extend and include parenting as well?
See, if we cover sahabiyat का जो profiling मैंने डिजाइन की है, if we are able to cover that in the next few months, तो maybe we'll be able, हम extend करेंगे. अगर वो cover नहीं हो पाता है तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो इसी में शायद हमारे 1-2 महीने और एक्स्ट्रा लग जाएंगे. वो एक्चुअली ये सारा डिपेंड पता है किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चंस. ये याद जी रखिएगा. सही सही हमारे ऐसे सही सेशंस हुए जहां पर वी हैड सेरोटोनिन फॉर 8 स्ट्रेट सेशंस लिटरली, और कुछ ऐसे हुए जहां पर सेरोटोनिन फॉर 15 स्ट्रेट सेशंस. इतने सवालात आए थे. सो इट्स अप टू कि आपको कितनी अच्छे से समझ आता है, कितना अच्छे से समझ आता है. सॉरी फॉर माय उर्दू. क्वेश्चन Yeah, सर last question, subject specific, please. Last question. I want to end it on the same vibration जहाँ से start हुआ था. सर सर आपने अभी जो कॉर्टोसॉल में कॉर्टिसोल के बारे में कौन पूछा था? सर मुझे कुछ अरीबा सर जी कॉर्टिसोल अरीबा. का बेसिक इमोशन क्या कहता है कॉर्टिसोल? स्ट्रेस का? स्ट्रेस. तो स्ट्रेस क्या है तो जो आपने ये बताया फियर वाला इमोशन होता है वो. मतलब फियर 3 मेजर, मतलब 4 मैंने आपको बोले थे. बहरहाल जो मेजर है वो फियर वाला है, तो इसमें कॉर्टिसोल वाले में. ओके, तो फिर आप जो बता रहे हैं ना सर के अब शादी के बाद जैसे तो होना, तो उधर तो फेयर वाला नहीं है ना, उधर तो फिर खुशी वाला नहीं है, तो फिर वो कॉर्टिसोल की वजह से क्यों उसमें चेंजेस आती है? आपको महसूस नहीं हो रहा था वो फियर है, बट दैट इज फियर. स्ट्रेस के जो पीछे वाला जो इमोशन है ना, वो फियर ही असल में होता है. लेकिन फिर आगे जाके पता है क्या होता है, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप इस तरह से ट्यून इन किया जाता है, आपके थॉट प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस को इस तरह से ट्यून किए जाते हैं कि बस उन थॉट्स के डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो है ना, असल में डर की वजह से उनसे कंटिन्यूसली ट्रिगर होता जाता है. आपको डिसेंसिटाइज किया जाता है ना. आप सोचिए जरा, मैं आपको 24 घंटे डरा के रखूं, महसूस कराऊं, आपको एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको पता भी नहीं होगा कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो डर है कि नहीं. इस तरह से बॉडी एडजस्ट कर लेगी. आपको लग रहा होगा दिस इज माई डेली लाइफ रूटीन, इट्स टोटली फाइन. बट जब मैं आपको उस दलदल से बाहर निकालूंगा ना और आपको दिखाऊंगा ये देखो जिस दलदल में आप थे, देन यू विल से ओ आई हैड नो आइडिया, ऐसा चल रहा था मेरे साथ. ओके. बिल्कुल काबिल सर, आपने बिल्कुल सही कहा. मैं चीज को इतना फील कर पा रही हूँ. आज मुझे अपने मतलब लाइफ पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये जिंदगी जी सिर्फ स्ट्रेस की वजह से. प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, बीमारी कुछ भी नहीं थी. आज पता चल रहा है कि वो स्ट्रेस था जो जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी तो खत्म ही कर ली, पर अपने बच्चों को मुझे बचाना है. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती थी, कुछ है मेरे अंदर कमी तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अपने लिए फाइट नहीं कर पा रही हूँ. आपने कहा ना, इतना ज्यादा आदमी सप्रेस हो जाता है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो समझ नहीं रहा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है. वो उसको समझ रहा है नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जिंदगी जीना, इस्लाम के तरीके से जीना, उसमें भी रुकावट आती है कई बार कि आप नहीं जी सकते हैं जस्ट बिकॉज क्या आपके आसपास लोग नहीं चाहते हैं कि ना आप ना इतना ज्यादा इस्लामिक हो जाए. वो लेबल करने लगते हैं कि ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, ये वो गई है, बच्चों को बिगाड़ रही है, बहुत कुछ दुनिया के हिसाब से चलाना चाहिए. ये सब चीज है जो फेस कर रही हूँ. अभी मेरी बेटियां बड़ी हैं, 12 साल की हैं, 14 साल की हैं. मैं उनको मोल्ड करती हूँ तो बाहर प्रेशर, इतना मत करो, इतना ना करो. जवाब नहीं होता है, जवाब देने का अंदर से ना वो भी खत्म हो गया कि मैं क्या जवाब दूं. मैं छोड़ देती हूँ कि जाइए आप जो करना है. पर मैं लगी रहती हूँ कंटिन्यूसली बच्चों को मोल्ड करने में, और मुझे वो तरीका नहीं पता था. आई होप कि मुझे यहाँ तरीका पता चल जाएगा, और मैं जो मैंने फेस किया वो मेरी बेटियां ना फेस करें, मेरे बच्चे ना फेस करें. मैं इसके लिए करूंगा. और आपने बिल्कुल जो जो पॉइंट बताइए लिटरली मैंने अपने पर देखा है. आज मुझे जी बहुत अल्लाह अफसोस. आपके लिए आसानी करे. मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू. इनफैक्ट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इन मामलात में. तभी मैं कुछ एग्जांपल जानबूझ के आपके सामने नहीं प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन एग्जांपल्स को बोलने से पहले मैं शायद टूट पड़ूंगा. सो आई कैन अंडरस्टैंड क्या कुछ हो रहा होता आपके साथ. इसलिए उसूल समझ लीजिएगा. इस उसूल पे मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ. आपका मकसद जब तक दूसरे बच्चों को बचाना नहीं होगा ना, आपके बच्चे सेफ गार्ड नहीं होने वाले. ये याद रखिएगा. आपका मकसद जब तक दूसरे घरों को ठीक करना नहीं होगा ना, आपका घर सेफ गार्ड नहीं रहेगा. ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स. पहली क्लास में मैंने आपको बोला, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट. तो जब तक दूसरों के मामलात को आप अपने हाथ में नहीं लोगे, वुमेन लीडरशिप जिसके लिए यहाँ पर आप आए हो, तब तक आपके मामला दुरुस्त नहीं हो सकते. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह क़ाल ईसा इब्न मरियम अनिल हवारी. ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से क्या बोला था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह.
करो अल्लाह की मदद। उन्होंने क्या बोला था कि अल्लाह की मदद, अल्लाह को हमारी मदद कैसे ज़रूरत पड़ गई? जी जी, अल्लाह को आपकी मदद ज़रूरत पड़ गई क्योंकि अल्लाह ने आपको चुना है अपने मखलूक के लिए कि उनके मामलात आप ठीक करो। तो अपने हमसायों के, अपने अहलो अयाल के, अपने अहबाब के बच्चों को आप दुरुस्त करोगे तो आपके बच्चे दुरुस्त होंगे। उनके घरों को आप ठीक से अलाइन करोगे तो आपका घर ठीक से अलाइन होगा। ये आपका मकसद होना चाहिए इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह। विल मीट अगेन इंशाल्लाह। विल हैव डिटेल डिस्कशंस। मैंने आपको बोल दिया अगले हफ्ते हमारा डेफिनेटली कॉर्टिसोल पे सेशन होगा, उसके बाद अलग से Q&A सेशन। सो टिल देन मिलते हैं इंशाल्लाह रहमान। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर इस वीक का असाइनमेंट। ओह या, इस वीक का असाइनमेंट है अपने कॉर्टिसोल ट्रिगर्स ढूंढिए, ठीक है? अपने आप के साथ बैठिए तन्हाई में। ये आपको सेंड नहीं करना है मुझे, ये कुछ ऐसे असाइनमेंट्स है जो आपके लिए प्राइवेट है। और अगर मर्द होते ना मैं उनको बोल भी देता मुझे सेंड कर दे, लेकिन आपके बड़े मसले, तो तन्हाई में बैठिए अपने साथ रोज आगे एक हफ्ते तक 1-1, 2-2 घंटा, और इमेजिन कीजिए कि आपके कहाँ कहाँ पर आपको डैमेज किया गया है, जहाँ पर कि आपको डैमेज नहीं होना चाहिए, और किस किस ने डैमेज किया है और किस तरह से डैमेज किया है। यानी जो आपकी कॉर्टिसोल ट्रिगर्स है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। फिलहाल बस मैं आपका फोकस, आपकी जो अवेयरनेस है उस पर इंशाल्लाह डाल रहा हूँ। वो जब ठीक हो जाएगा ना, फिर आपकी आदत हो जाएगी ना ब्रेन की, फिर आसान होगा इंशाल्लाह, आप पे कोई असर उस तरह का नहीं होगा। सो आइडेंटिफाई योर कॉर्टिसोल ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई द पीपल और द सिचुएशंस और द इवेंट्स, और खुद के साथ मुहावजा कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले क्लास में। सर पिछले सेशन में आपने PPTs का भी कुछ कहा था, आई गेस आपने शेयर नहीं किया है। मैंने तो शेयर किया PPTs, हमारे साथ शेयर नहीं हुआ सर। या दोनों PPTs मैंने शेयर किया। आपको अगर नहीं मिली है ना, एक काम कीजिए, एडमिन्स को मैसेज कीजिए, उनको बोले कि PPTs आपको शेयर कर दे, जो क्लस्टर मैनेजर्स हैं वो आपको शेयर कर देंगे। ओके, ग्रुप में है साबित, ग्रुप में है PPTs। या सो शेयर दैट विद हर, मे बी इनको ना ओके मिले। जी, मैं आज की PPT भेज दूंगा, बट आप याद रखिएगा मैं जो आपको थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं PPT का बहुत छोटा सा पोर्शन आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए जरा, ये PPT आपके सामने है ना, इसमें इतने सारे पेज है ना, ये देखिए इतने सारे मामला थे, लेकिन मैंने इनमें से आपको कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 पेज पढ़ाए। वो इसलिए क्योंकि साइंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फलसफा ठीक हो जाएगा। अभी साइंस सिर्फ उतना ही सिखाना है जो आपके फलसफे के साथ अटैच हो जाए। नॉनदलेस मैं फिर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन। वालेकुम वालेकुम सलाम।